यानी कि चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 के अंदर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज आती है वो सबसे पहले आता है हमारे पास HCF AB गुणित LCM AB यानी कि A इंटू B। ठीक है, मतलब HCF 2 नंबरों का मल्टीप्लिकेशन में LCM उन्हीं 2 नंबरों का किसके बराबर रहता है A इंटू B के, यानी कि A गुणित B के। ठीक है, मैं साथ में पढ़ा जा रहा हूँ हिंदी मीडियम अंग्रेजी मीडियम दोनों। HCF AB गुणित LCM AB बराबर A इंटू B, जहाँ पे A और B क्या है 2 नंबर्स, A और B दोनों क्या है तुम्हारे पास 2 नंबर्स। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि सर इस पे सवाल कैसा है, तो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट पहली चीज अध्याय 1 में जो हमारा है परिमेय संख्या, तो जिसको बोलेंगे रेशनल नंबर्स। ठीक, तो HCF AB into LCM AB इक्वल्स टू कितना होता है A गुणित B, A गुणित B यानी कि A मल्टीप्लाई बाय B। अब इसमें पहला क्वेश्चन आता है, स्टार बना लेना इसको, कि HCF 657 बराबर दे रखा है आपको 9। दो संख्या है ना, 2 नंबर से 306 और 657 का हिस्से आपको क्या दे रखा है 9 दे रखा है, और अपने को फाइंड क्या करना है, यानी कि ज्ञात क्या करना है अपने को, LCM 306 और 657। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन में क्या गिवन है कि LCM 306 और 657 बराबर 9, ये क्वेश्चन में गिवन है। यू हैव टू फाइंड द LCM, तो LCM 306 और 657 का अपने को LCM आसानी से निकालना है। अब अपने को पता है कि भैया LCM इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 306 657 डिवाइडेड बाय 9, ये होगा, क्योंकि LCM इंटू HCF किसके बराबर रहेगा A इंटू B, मतलब A गुणित B के बराबर रहेगा। ठीक है, तो LCM का मान कितना हो जाएगा 306 इंटू 657 बटे में, आ रही मेरी बात आदर्श में? आपको तेज दिमाग लगाना है, दो संख्याओं को ऊपर क्या कर देना मल्टीप्लिकेशन या गुणनफल, और जो एक चीज दे रखी है उसको कहां ले जाना बटे में, उसको कहां ले जाना उसके बटे में, यानी कि उसके डिवाइड में, तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। इधर देख 306 into 657 by 9, इसका आंसर रट लेना कितना आता है 2 2 3 3 8। ये तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 2 3 3 8। यहां तक कहानी समझ में आ गई बच्चा? अब इधर देख ध्यान से, क्या ये क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, ये तो ऐसा ही आएगा, इसकी जगह पर दो संख्याएं और बदल सकता है, ये A और B का मान, जो A और B की जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी बदल जाएगी। इससे ज्यादा क्या होगा, जैसे अभी 3 नंबर का सवाल पूछा गया है गवर्नमेंट प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में, 3 नंबर का सवाल पूछा था, उसमें सिर्फ क्या किया था, ये दोनों वैल्यूज को क्या कर दिया था बदल दिया। ठीक है, अपने को मेन चीज तो ये याद होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव जो रहेंगे अपने 30 नंबर के उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, HCF AB into LCM AB इक्वल्स टू कितना हो जाएगा A into B। यहां तक कहानी समझ में आती है? उसका एक ही क्वेश्चन है। अब इस पे वैल्यू बदल के जो वैल्यू आएगी उनका प्रोडक्ट ऊपर जाएगा, जो दे रखा होगा उसको हमेशा नीचे रखना है। अगर LCM फाइंड दे रखा होगा तो LCM पूछेगा, LCM दे रखा होगा तो अपने से क्या पूछेगा, वो HCF पूछेगा। ये सारा सेट का सवाल है, पहला सवाल जो अपने को आना चाहिए। अब दूसरा सवाल जो रहेगा, ठीक है, क्या अपने पास एक सवाल है, ठीक है, अंग्रेजी में पहले लिखूं कि चेक 6 की पावर n एंड विथ 0 फॉर नेचुरल नंबर n। अब अगर मैं हिंदी की बात करूं कि ज्ञात कीजिए कि 6 की घात n शून्य पर खत्म होगा, शून्य पर खत्म होगा, जहां पर n क्या है तुम्हारा प्राकृतिक संख्या, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की घात n या चेक 6 की पावर n एंड विद 0 फॉर अ नेचुरल नंबर n। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? n की 6 की घात n वाला 0 पर समाप्त कब होगा, 6 की, जब उसके
प्राइम फैक्टराइजेशन में यानी कि अभाज्य गुणनखंड में या तो 5 आए या तो 2 आए कि दोनों आए, दोनों आए, 2 और 5 दोनों आना चाहिए। आगे बात समझ में, मतलब आसानी से भाषा में बात करूं कि अगर कोई नंबर 0 पे एंड कब होगा, जब वो पूरी तरीके से भाग हो जाए, पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाए 2 और 5 से। आई बात समझ में, पूरी तरीके से भाग किससे हो जाए 2 और 5 से। तो अगर मैं देखो इधर ध्यान से कि सेकंड नंबर का क्वेश्चन है मेरा मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। तो चेक 6 की पावर n एंड विद 0 फॉर अ नेचुरल नंबर n, यानी कि ज्ञात कीजिए कि 6 की घात n जहां पर n प्राकृत संख्या है 0 पर समाप्त होगा या नहीं। आई बात समझ में, तो अब अपने को सबसे पहले क्या लिखना है कि अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वो 2 और 5 दोनों से भागित होती है, यानी कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल, इफ अ नंबर इज एंड विद 0, अगर कोई नंबर 0 से एंड होगा तो वो 2 और 5 दोनों तरीके से भागित हो जाएगा। आगे बात से दोनों नंबरों से भाग हो जाएगा, ठीक है, यानी कि डिविजिबल हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे इधर ध्यान से, अगर सर हमको लिखें कैसे, तो हमको पता है, हमने हिंदी में लिख चुका हूं, ठीक है। तो अब अंग्रेजी में अगर बात करूं तो उसमें दिमाग इतना लगाना है कि अगर 6 की पावर n का पहले अपन क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 into 3 की पावर n आ जाएगा। 6 की पावर n मतलब 2 into 3 की पावर n। और यहां आप क्लियरली देख सकते हो कि क्या 5 आ रहा है, क्या 5 आ रहा है क्या, इसमें नहीं आ रहा है ना। तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं आ रहा है, इसलिए ये 0 पर एंड नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। ये वाला क्वेश्चन आप बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे। क्या मेरी बात समझ में, आपके एनसीईआरटी का सवाल का क्वेश्चन है, मैंने 2 से 3 बार आपको लिखवा चुका हूं, ठीक है, कि भाई 6 की घात n यानी कि 6 की पावर n एंड विद 0 और नॉट। आज सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, जो नहीं समझ में आएगा आसानी से समझ लेंगे, कोई दिक्कत आता। अब इसी के सिमिलर, इसी के मिलता जुलता एक क्वेश्चन और याद करना है आपको, जिसमें 4 की घात n हो जाएगी, यानी कि 4 की पावर n एंड विद 0 और नॉट। तो अब अपने को पता है 4 की पावर n को भी हम क्या करेंगे, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी कि अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, है ना। इसका उत्तर तुम्हारे पास लिखा हुआ है ना आसान भाषा में, है ना, हिंदी वालों आराम से देख लेना बेटा। अब 4 की घात n वाला सवाल आना ही आना है, या 6 की पावर n आएगा या 4 की पावर n आएगा। 4 की पावर n में भी अपन वही लिखेंगे कि सर 4 की पावर n में भी 2 into 2 की पावर n है, और इसमें भी हमारा 5 नहीं आ रहा है, इसीलिए ये संख्या n, कोई सी भी संख्या यहाँ पर n की वैल्यू 1 2 3 4 कोई सा भी इंटीजर रख दो, कोई सी भी वैल्यू, सॉरी कोई सी भी नेचुरल नंबर रख दो, प्राकृत संख्या रख दो, तो ये 0 पे समाप्त कभी भी नहीं होगी। आगे बात समझ, ये कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगी। तो ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन और ये तीसरा क्वेश्चन। क्या मेरी बात समझ में आई? अब आगे आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर 4। अब अपने को पता है क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है किसका, 8 9 और 25 का, यानी कि 8 9 और 25 का क्या निकालना है एचसीएफ। ये सवाल आपको आना चाहिए, ठीक है। दूसरा एचसीएफ हमारे पास किसका निकालना है, 17 23 और 29, 70 23 और 29। अब आपको दिख रहा होगा ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि सारे के सारे अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्याओं का प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा कितना आता है, 1। प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा कितना आता है, 1। तो अगर आप इसमें 3 नंबरों में अगर 2 नंबर भी तुम्हारी अभाज्य संख्या आ जाए तो भी उनका एचसीएफ कितना आना है, 1। 1 पे नहीं लिख सकते तुम, तीनों आ जाए अभाज्य संख्या तो 1। और इसके बाद अपने को पता है एचसीएफ क्वेश्चन निकालते आता है अपने तरीके से, हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन है, इसके साथ में एक और क्वेश्चन है हमारे पास, एचसीएफ किसका निकालना है, 91 और 21 का, ठीक है। अब अपने को पता है 91 को मैं करूंगा तो क्या लिखूंगा, 7 से जाएगा, पहले 7 से जाएगा, तो 7 से जाएगा तो 7 into 13 लिखूंगा, 13 7 91। वैसे ही 7 into 3 लिखूंगा तो कितना आएगा, 21।
तो दोनों में एचसीएफ यहाँ पर कितना आ जाएगा 7। अगर मैं लिखूं कि इनके एचसीएफ कितने हो जाएंगे 1, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 7, आपको निकालना है। आई बात समझ में? उसके बाद 8, 9 और 25 का एचसीएफ भी तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 1। आई बात समझ में? इसलिए ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये इंपॉर्टेंट। अब का सवाल में एक और सवाल आ जाता है 13, 26 और 91। इसका भी एचसीएफ निकालने के लिए पूछ रहा है, तो 13 ही आएगा क्योंकि 13 के पहाड़े में सवाल है, मतलब 13 के टेबल में सारे के सारे आंसर आ जा रहे हैं हमारे। तो 13 1 जा 13, 13 2 जा 26 और 13 7 जा 91, मतलब 13 7 91। ठीक है, तो जो 13 आ रहा है दैट इज क्या तुम्हारा क्या कहलाएगा एचसीएफ कहलाएगा। वो तुम्हारा क्या कहलाएगा बच्चा एचसीएफ कहलाएगा। आ रही मेरी बात आएगा समझ में? तो ये एचसीएफ आपको इतनी चीजों के, अब इनका भी एचसीएफ कितना हो जाएगा 13। ये तो एचसीएफ के सवाल हो गए सर। एक और एचसीएफ आता है, बताओ कौन सा सवाल है एचसीएफ 12, 15 और 21। इसका एचसीएफ हमको पता है 67 क्वेश्चन है, इसका आंसर कितना आएगा 3। आपको निकाल के दिखाना है। मैं एक करके बताऊं क्या? इसमें से करके बताने की जरूरत है क्या? ठीक है, आपको बार बार आसानी से करा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही? आप इसको आसानी से कर सकते हो। मेरा काम क्या है आज को इंपॉर्टेंट रिवाइज करना कि इतनी चीजें आपको आना चाहिए। ठीक है, अब सपोज मैं अगर एक काम करता हूं, अब अपने को पास पता है, क्या पता है इसके अलावा 96 और 404 मतलब 96 और 404 का एचसीएफ बार बार रिपीट होकर पूछ रहा है। उसकी आंसर क्या वैल्यू रहती है 4, उसकी वैल्यू क्या रहती है अपनी 4 आंसर रहेगा उसका। एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 उसका एचसीएफ कितना रहेगा अपना 4। ठीक है, एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 जो वैल्यू रहेगी वो कितना रहेगा 4। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब ये एचसीएफ की क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब उसके बाद एक 67 क्वेश्चन आ जाता है एलसीएम का। तो वो एक ही क्वेश्चन देख लेना एलसीएम का। एलसीएम का एक क्वेश्चन कौन सा है बच्चा बताओ? 6, 72 और 120। ये एक ही सवाल करने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि कभी कभी वो 6 और 6 और 20 का एलसीएम निकालने के लिए दे देगा, 72 और 120 का एलसीएम निकालने के लिए दे देगा, या 6, 72 और 120 का एलसीएम निकालने के लिए कह देगा। ठीक है, बस इतनी चीजें आपको पता होना चाहिए। ये एचसीएफ की इतनी शॉर्ट फटाफट है। अब देखो आप 1, 9, 25 का 1 हो जाएगा, 17, 23, 29 का 1 हो जाएगा, 91 और 21 का कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, 91, 91 और 21 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छे से चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ये एचसीएफ की बात होगी 6, 72 और 120। क्या इस चैप्टर में एक क्वेश्चन, एक जात का क्वेश्चन और बच रहा है और ये हमारा चैप्टर रिवाइज फटाक से हो जाएगा। हम आधे घंटे के अंदर क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें इधर ध्यान से। इसके अंदर बात करूं मैं, ये तो एलसीएम हो गया। फिर हमारे पास जो हमारी एक्सरसाइज है यानी कि प्रश्नावली 1.1 यानी कि एक्सरसाइज 1.1। अब अपने को पता है कि भैया प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के बताना है, मतलब अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, अब वो किसके किसके करना है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पहला आपका है 140 यानी कि 140 का आपको क्या करना है 140 नहीं 144 है ना। 144 पे क्या निकालना है अपने को? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 144 का क्या निकालना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। इसके बाद हमारे पास अगला सवाल क्या है? 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तीसरा सवाल है हमारे पास 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। चौथा सवाल है आपके पास 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। और पांचवा सवाल है आपके पास 7429 बड़े है ना। तो ये 3825 के बाद क्या आ जाएगा 7429। क्या मेरे पास सहमत है? ठीक है, तो ये 7429 ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। कोई बोला मेरे पास? अब यहां जाकर हमको ये समझना है कि इस 5005 का तो हमको अगर नहीं समझ में आए तो बेटा रट ले 5 × 7 × 11 × 30 यही जाएगा। 5 × 7 × 11 × 13 क्या जाएगा? 5 × 7 × 11 ×
13 ही जाएगा, इसके अलावा और कुछ जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। तो 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13 आगे में तुम्हारे अंदर समझ में। अब ये हमारा इतना करने पर हमारा ये चैप्टर आसानी से हो गया खत्म, ठीक है। अब हमारा ये चैप्टर आसानी से पहला चैप्टर पहला अध्याय खत्म, इतना हमको आना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही? ठीक है। अब उतारना है 2 मिनट उतार दो कि उतार लिया सर, उतार ही लिया होगा। अब हम अगले पार्ट की बात करें, अब हम अगले पार्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा अगला पार्ट है यानी कि अगला चैप्टर है वो अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, ठीक है। यानी जिसका नाम है पॉलिनोमियल, अंग्रेजी में और हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? बहुपद। हिंदी में उसको क्या बोलेंगे? बहुपद। और अंग्रेजी में उसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल, ठीक है। अभी तो आपको ये दिमाग लगाना है, क्या ये सारे सवाल आपको समझ में आ रहे हैं? करे हैं आपने, ऐसे सवाल देखे हैं आपने, ठीक है। अब इधर देखा है ये हमारा चैप्टर नंबर 1 हो गया। अब उसके बाद बात कर रहा हूं मैं चैप्टर नंबर 2, ठीक है। तो हमारे पास जो चैप्टर नंबर 2 है यानी कि बहुपद, यानी कि उसका नाम क्या है? बहुपद। अब इस बहुपद में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। तो हमारे पास सबसे पहले जो प्रश्न आएगा, जो क्वेश्चन आएगा, जिसके अंदर हमें नंबर ऑफ जीरोस यानी कि शून्यकों की संख्या निकालना बताइए। क्या निकालना बताएंगे? शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या। अगर मैं बोलूं कि जिसकी ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो, यानी कि जिसकी डिग्री 1 हो, है ना, हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं? डिग्री कहते हैं, है ना। अब मैं समझाता हूं, जैसे सपोज कि मैंने लिखा 4x की घात 3 प्लस 4x की घात 5। अब मैं इसको बोलूं कि इसकी घात कितनी है, यानी कि इसकी डिग्री कितनी है, तो कितनी होगी? 5। इसकी हाईएस्ट पावर यानी कि हाईएस्ट घात कितनी है? 5। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस यानी कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 5 ही होगी। शून्यकों की संख्या कितनी होगी यहाँ पर? 5। यानी कि नंबर ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें? 5। आगे बात है असल में, तो शून्यकों की संख्या या नंबर ऑफ जीरोस क्या वैल्यू रहेगी तुम्हारी? 5, ठीक है। अब यहाँ पर सीधा सा सवाल एक आ जाता है कि आपको ऐसा एक ग्राफ बना के दिया जाएगा। इस ग्राफ में ऐसा ढींग चिका रहेगा, ढींग चिका मतलब कुछ भी लाइनें कर देगा। आपके पास पता है ये ग्राफ में 2 एक्सिस रहती है, कितनी एक्सिस रहती है? 2 एक्सिस रहती है, एक ये एक्स एक्सिस एक ये वाई एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस को जो लाइन काट दे, कितनी बार काटे उतने तुम्हारे क्या रहेंगे? शून्य। अब यहाँ देख, एक बार ये काटी, एक बार ये काटी और एक बार ये काटी, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस है ना कितने हो जाएंगे? 3। नंबर ऑफ जीरोस यानी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ये सवाल आपका एक्सरसाइज 2.1 में पूरा का पूरा ये भरा हुआ, ठीक है। अब इस टाइप से एक और क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 2। इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 2। अगर मैं बात करूं ऐसा, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 0। इसमें कोई शून्य नहीं है। सर ये लाइन पे एक्स एक्सिस को थोड़ी काट रही है, वाई एक्सिस को काट रही है ना। ये लाइन किसको काट रही है? वाई एक्सिस को काट रही है। आगे मेरी बात जरा समझ में। अब इधर देखेंगे ध्यान से, इधर देख। तो इस टाइप के सवाल में आपको लिखना है शून्यकों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? इसमें 3, इसमें कितने होंगे? 2, इसमें कितने होंगे? एक भी नहीं। तो जितनी बार एक्स अक्ष को काटे, जैसे सपोज अगर मैं ये बना दूं, अब इसमें कितनी होगी? 1। आपको ये वाला नहीं देखना है, कौन सा देखना है? तो ये जो एक्स एक्सिस को जितनी बार ये 1 और ये 2, इसमें तो है ही, और ये कितना? तो ये आपके 2 नंबर सीधे मिल गए। आपको कुछ नहीं करना, 2 नंबर यहां से देख लेना, ऐसा ग्राफ दिख जाए। अगर मैं बोलूं कि इस ग्राफ में नंबर ऑफ जीरोस 3 है, सत्य की असत्य? सत्य, ट्रू है। अगर मैं बोलूं कि इस ग्राफ में नंबर ऑफ जीरोस 1 है, तो सत्य की असत्य? असत्य, मतलब फॉल्स है। इस टाइप का भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस टाइप का भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं दोनों भाषा में बात कर रहा हूं, आसानी से समझ जाएंगे।
ठीक है, अब इधर देखो ध्यान से, इसमें नंबर ऑफ जीरोस 2, इसमें नंबर ऑफ जीरोस 3, इसमें नंबर ऑफ जीरोस है ही नहीं, इसमें नंबर ऑफ जीरोस के। ये सवाल आएगा तो कर दोगे, छाप दोगे, कोई गलत नहीं करेगा ना? गलत करेगा? कोई गलत करेगा नहीं? कोई गलत करेगा क्या? नहीं करेगा। चलिए अब अगला सवाल आता है हमारे पास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़े से वस्तु यूज की, ठीक है। अब घात या जिसको बोलते हैं पावर, है ना, या जिसको अपन क्या बोलते हैं पावर, और हाईएस्ट पावर को क्या कहते हैं? डिग्री। आप तो सीधा समझो कि घात, हिंदी वाले क्या समझ लो? सिंपल घात, और इसको क्या बोल लो? पावर। अब समझो इधर ध्यान से, पावर हाईएस्ट पावर की बात होगी, यानी कि डिग्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर 1 डिग्री है, मतलब पावर हाईएस्ट पावर कितनी है? 1, घात 1 है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? लीनियर पॉलिनोमियल। और हमारी भाषा में क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? 1। रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? 1। अगर मैं बोलूं घात 2 है, यानी कि डिग्री 2 है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? द्विघात बहुपद। और अंग्रेजी में उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आगे भाषा में द्विघात बहुपद के कितने शून्य निकलेंगे? नंबर ऑफ जीरोस कितने निकलेंगे? 2, ठीक है। और लीनियर पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस कितने निकलेंगे? 1। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला हम लिखते हैं ax + b। ये देखिए बहुपद है ना। लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या लिखते हैं अपन? ax + b। तो इसका जीरो जो रहेगा वो कितना रहेगा? -b/a। जीरोस का मतलब ये होता है जो पॉलिनोमियल दे रखा होता है, जो बहुपद दे रखा होता है, उसको किसके बराबर मानते हैं? शून्य के। और फिर हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो x की वो वैल्यू जिसपे पूरी पॉलिनोमियल कितना बराबर हो जाए? 0 के, उसको अपन क्या बोलेंगे? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद के शून्य। बहुपद के शून्य। तो रैखिक बहुपद का शून्य कितना होता है? 1। यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो कितना होगा? 1। द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कितना होता है? 2, ठीक है। और उसके बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -b/a। अब यहाँ पर द्विघात बहुपद में हमारे पास 2 शून्य निकलेंगे, यानी कि 2 जीरोस निकलेंगे। तो जो जीरोस निकल रहे हैं उनको क्या कहते हैं? अल्फा और बीटा। मारा और बीटा, मारा और बीटा, अल्फा और बीटा। आई बात समझ में? अब अपने को पता है पहली बात अल्फा धन बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, जिसको हम बोलते हैं शून्यतों का योग, यानी कि सम ऑफ जीरोस, जिसकी वैल्यू किसके बराबर रहेगी? -k/b/a के बराबर। और दूसरी बात अल्फा डॉट बीटा, यानी कि अल्फा गुणित बीटा, जिसका मान किसके बराबर रहेगा? c/a। जिसका मान किसके बराबर रहेगा? c/1। सर ये a और b और ये c हम निकाले किसमें से? तो द्विघात बहुपद का मानक रूप, यानी कि जनरल फॉर्मूला कितना होता है? ax² + bx + c। यहां पर जीरो नहीं लिखना है, और यहां पर a 0 के बराबर होता भी नहीं, ये a का मान 0 के बराबर नहीं होगा। बाकी ये रहे where a is not equal to 0, where a is not equal to 0। क्या मेरी बात समझ में आ रही है अच्छे से? ठीक है। अब इधर देख ध्यान से, पहली चीज आएगा कि जितनी डिग्री रहेगी, यानी कि हाईएस्ट पावर को, हाईएस्ट हम हिंदी में बोलेंगे सीधी घात। घात 1 के बहुपद को क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। और रैखिक बहुपद के शून्य कितने होते हैं? 1। और ax + b का शून्य कितना हो जाएगा? -b/a। यानी कि ax + b का जीरो क्या हो जाएगा? -b/a, ठीक है। और अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी कि जिसकी घात कितनी है? 2, यानी कि जिसकी डिग्री कितनी है? 2, तो उसके कितने जीरो निकलेंगे? 2। उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने निकलेंगे? 2, यानी कि शून्य कितने निकलेंगे? 2। आई बात असल में अंग्रेजी में जीरो बोल लो, हिंदी में शून्य बोल लो। तो द्विघात बहुपद अल्फा धन बीटा, शून्यकों का योग, यानी कि सम ऑफ जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा? -b/a। और अल्फा गुणित बीटा, यानी कि अल्फा डॉट बीटा, प्रोडक्ट ऑफ
जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी c अपॉन a, जहां पर c a b c हम कहां से निकालेंगे, ये अर्ली इक्वेशन से। ये इसका क्या है, मानक रूप है, जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पर a 0 के बराबर नहीं होता, जहां पर a 0 के बराबर नहीं होता। तो द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के ज्यादा से ज्यादा जीरो कितने हो सकते हैं, तो मैक्सिमम जीरो कितने हो सकते हैं, तो अब अगर मैं बात करूं कि सर घात 3 है, घात कितनी है, 3, यानी कि डिग्री है जो हाईएस्ट पावर है ऑफ ए पॉलीनोमियल कितनी है, 3 है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, त्रिघात बहुपद। हिंदी में क्या बोलेंगे उसको अपन, त्रिघात बहुपद, और अंग्रेजी में उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलीनोमियल। आगे बढ़ सर, और इसके कितने जीरोस रहेंगे, 3, इसके कितने शून्यक रहेंगे, 3, और उन शून्यक के नाम अपने को पता है, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? यहां से वस्तुनिष्ठ पूछेगा कि रैखिक बहुपद की घात कितनी है, द पावर या डिग्री ऑफ ए लीनियर पॉलीनोमियल कितनी होती है, कि द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है, 2, यानी कि द पावर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल या डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कितनी होती है, 2, और जितने घात उतने शून्य, जितनी पावर या जितनी डिग्री, हाईएस्ट पावर को अपन क्या बोलते हैं, डिग्री कहते हैं, उतने क्या निकलेंगे, जीरोस निकलेंगे। आगे मेरी बात तक समझ में, ठीक है, ये चीज समझ में आई, और वो कितने शून्यक हैं, कितने जीरो से वो आप आसानी से निकाल सकते हो। अब अपन सीधे सीधे सवाल पे करेंगे, फटाफट सवाल पे चर्चा करेंगे। ये हमारे किसकी बात हो गई, ऑब्जेक्टिव, ये हमारी किसकी बात हो गई, ऑब्जेक्टिव। लिख के ले लो, यहां से ऑब्जेक्टिव बनेगा, ये दो चीजों में से ऑब्जेक्टिव बनेगा, ये दो चीजों में से ऑब्जेक्टिव बनेगा। आगे मेरी बात समझ में, जो हमारा वस्तुनिष्ठ इन्हीं में से आएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, ठीक है, इसको उतारो कि उतरा हुआ है, उतारने की कोई जरूरत नहीं है, 1000 बार समझा चुका हूं, सिर्फ एक बार मैं आपसे क्या करवा रहा हूं, रिवाइज कर रहा हूं। एक बार अच्छे तरीके से पूरा क्या हो जाएगा, मेरे पास रिवाइज हो जाएगा बेटा। अब इसमें सवाल कैसे आएंगे, सर एक सवाल तो हमने कर ही लिया, कुछ भी कर लो तुम, कितने शून्य आएंगे तो वो तो हम हल कर ही लेंगे। अरे हाँ यार, कोई बुराई वाली बात। अब हमारे पास जो दूसरा सवाल है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल आते हैं, वो गिनती के 2-4 प्रकार के हैं, तो उनको भी अपन समझ लो। पहला सवाल 67, इधर देखो जरा, फर्स्ट क्वेश्चन, 4u प्लस 1, चेहरे पे चमक आ गई होगी तुम्हारे कि सर इसमें तो हम आग मीच के सवाल कर सकते हैं, ठीक है। तो 4u स्क्वायर प्लस 8u के क्या निकालने हैं, अपने को शून्य निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4u स्क्वायर प्लस 8u बराबर 0, दोनों में क्या कॉमन है, 4u कॉमन है, बाहर निकाल लूंगा तो u प्लस 2 बराबर 0। अब उसके बाद या तो 4u इक्वल टू 0 या तो u प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, यानी कि u इक्वल टू 0 और u इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2। ये दो इसके क्या निकल गए, 0, ठीक है, यानी कि शून्य निकल गए। पहला सवाल कि भाई फाइंड द जीरोस ऑफ 4u स्क्वायर प्लस 8u, भाई 4u स्क्वायर प्लस 8u के क्या निकालो, शून्य निकालो। अरे हाँ यार, समझ में आ गई कहानी। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, t स्क्वायर माइनस 15 के शून्य निकालो। तो अपने को पता है जब ये ऐसा सवाल आएगा, जरूरी नहीं है कि ये सवाल है 100% तो ये आएगा, कभी ऐसा सवाल दे दे कि 5u स्क्वायर प्लस 25u, तब अपने को वापस 5u प्लस u प्लस 5 है ना, देख रहे हैं। अब इसमें क्या आ जाएगा, 5u प्लस u प्लस 5 इक्वल टू कितना, 0, क्योंकि 5u तो निकालना ही है, और 5u into u क्या हो जाएगा, u स्क्वायर, और 5 5 जा 25 और u का u। अरे हाँ यार, फिर वही 6u स्क्वायर प्लस 36u, इस टाइप सवाल आ सकता है ना, जरूरी थोड़ी m की जगह u की जगह m x y z कुछ भी दे सकता है, पर आपके सवाल आना चाहिए। अब इधर देख ध्यान से, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 5u इक्वल टू 0, अथवा में ये इसके साइड में u इक्वल टू 5। तो अपने को ये समझ में आ रहा है कि सर एक वैल्यू तो हम लिख के ही जाएंगे, एक वैल्यू तो इस टाइप के केस में क्या रहेगी, आपकी 0 ही रहेगी, और दूसरी वैल्यू क्या, जो यहाँ पर आगे लिखी रहेगी, आगे अधिकतर यहाँ पर, तो इसके केस में यहाँ पे ज्यादा लिखिए। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर होता तो ये वैल्यू आ जाती, पर इसका 16 लिखा हुआ रहता है यहाँ,
तो यहाँ पे 4u लिखता मैं साथ में फिर। अरे हाँ यार ठीक है, अभी इतना दिमाग लगा लो, यहाँ पर u की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 5। ये इसका एक दूसरा वर्जन है। आगे वाला सर इसके साथ वाला ये दूसरा वर्जन। फिर ऐसा 6u स्क्वायर प्लस 36u आ सकता है, ठीक है। पर अधिकतर पेपर में कौन सा आएगा अभी ये वाला। तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो क्वेश्चन पेपर में क्या रहेगा ये वाला। अब अगला जो सवाल है, ठीक है, क्या मेरी बात समझ में कोई बुराई वाली बात? ठीक, इधर देख लो, आ जाओ इधर सारे। अब अगला जो सवाल है, अगला जो क्वेश्चन है वो t स्क्वायर माइनस 15 का। अब ऐसे बतेरे क्वेश्चन है हमारे पास, x स्क्वायर माइनस 3 है, x स्क्वायर माइनस 49 है ना। फिर उसके बाद x स्क्वायर माइनस 64 है। अब हमको सब में क्या करना है, एक साथ चलना है। t स्क्वायर माइनस 5 को पहले क्या बराबर मान लो 0, तो t स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस करनी 15 15। आगे वाले आंसर समझ। अगला क्वेश्चन, सर इसमें x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी कि x स्क्वायर इक्वल टू 3 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 3 करनी, यानी कि अंडर रूट प्लस माइनस 3। अब इसका अगला सर x स्क्वायर माइनस 49 इक्वल्स टू 0, तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना 49 49, तो x का मान कितना हो जाएगा प्लस का 7 और माइनस का 7। अब ये 7 क्यों आया बताओ? क्योंकि 49 का स्क्वायर रूट या करनी कितना होता है 7, 49 की करनी है कितना होता है स्क्वायर रूट कितना होता है 7, तो प्लस का 7 और माइनस का 7, प्लस का 7 और माइनस का 7। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? पक्का। और ये सवाल बता दो, ये वाला सवाल क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 64, डायरेक्ट कर दूं मैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस का 8 और माइनस का 8। तो मैंने इसलिए बोला था कि आपको 20 तक के नंबरों के स्क्वायर पता होना चाहिए और उनके स्क्वायर रूट पता होना चाहिए। तो ये इधर ले जाए, तो x स्क्वायर माइनस 64 हो गया, x स्क्वायर माइनस 64। तो इस टाइप का सवाल आया आप कर दोगे, एक ऊपर वाला सवाल आप कर दोगे। अब इसमें लास्ट सवाल जो तुम्हारा 4th चैप्टर में भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सारे सवाल करवा रखे हैं ना, एक ही जगह पर है, सारों को अच्छी तरीके से सिर्फ क्या कर लेना, रिवाइज कर लेना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, जो आज पहली बार ये लेक्चर देख रहे हैं अच्छी तरीके से इन क्वेश्चंस को कर लेना, यही क्वेश्चन हमारे चैप्टर सेकंड की जान है। आगे बात में, और नहीं तो कितने शून्य तो हम निकाल ही सकते हैं, 2 नंबर में आ जाएगा तो हमारा भगवान भी हमको नहीं 2 नंबर से रोक सकता, क्योंकि हम मेहनत करने वालों के क्या भगवान क्या रहता है साथ में रहता है नहीं रहता है। तो अपन पेपर 10 तारीख को जो पेपर है उसमें अच्छी तरीके से फोड़ के आ जाएंगे, बस सवालों को अच्छी तरीके से देखो। नया सवाल एक भी नहीं कराऊंगा मैं, है ना। देखो इधर ध्यान से। अब इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीसरे प्रकार का, कि यह x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0, इसका क्या निकालना है, शून्य निकालना है। इसका क्या निकालना है अपने को, शून्य निकालना है। क्या मेरे पास सहमत हो? अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, अब इस चीज करने के बाद उतार दो जरा 2 मिनट। यहां तक आया समझ में? तो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। अब ये x स्क्वायर प्लस 7x में हमें क्या करना रहता है,
कि आखिरी वाले का गुणा इसके बराबरी मतलब इसके कोएफिशिएंट के साथ में करना है। अब यहाँ पे a का मान कितना है 1, तो 10 एकम 10। अब 10 को मैं कैसे फ्रैक्शन में फैक्टर करूं, तो 2 गुणित 5 करूंगा तो 10 आएगा और 2 और 5 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा 7। ठीक है, तो आपको सिंपल क्या आ जाएगा हमारा आंसर x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 बराबर 0 है ना। अरे बस आपको क्वेश्चन में ये देगा, आपको 0 बराबर क्यों लिखना है, ताकि अपने को क्या निकालना है, जीरोस निकालना है, शून्य निकालना है। अब इधर देख, इन दोनों के जोड़े बन गए, इन दोनों के जोड़े बन गए। ठीक, अब यहां पर देखो x प्लस, दोनों में से x को कॉमन निकाल लिया बाहर, तो क्या बन गया x प्लस 2 प्लस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां पर देखिए ध्यान से, इन दोनों को बाहर निकालूंगा तो क्या बन जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इधर देख ध्यान से, या तो ये x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा या तो x प्लस 5 इक्वल टू 0 होगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 2 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 5। तो इसके दो शून्य कौन से हो जाएंगे, माइनस का 2 और माइनस का 5। तो दो जीरोस कितने हो जाएंगे, माइनस का 2 और माइनस का 5। तो इस केस में भी अपने को क्या फाइंड आउट करना था, 0, यानी कि क्या ज्ञात करना था, शून्य ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना था, शून्य ज्ञात करना। क्या तो कार्य समझ, ठीक है। तो ये रहे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नंबर 1 सबसे पहले ये, उसके बाद ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएंगे। और इस पार्ट से वो कि कितने शून्य के ग्राफ बनाते, ये हमारा काम आसानी से हो जाएगा। तो ये मैंने 2 पार्ट तक बता दिया आपको, 2 चैप्टर तक बता दिए। अब हमारा जो 3rd चैप्टर है उसका नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मतलब क्या, 2 चरों में रैखिक समीकरण। आसानी से हम क्या बोलते हैं इसको, 2 चरों में रैखिक समीकरण। उसका नाम क्या है, 2 चरों में रैखिक समीकरण। यहां तक कहानी समझ में आ गई, कोई बुराई वाली बात, ये सवाल कर सकते हो। हर एक सवाल तुमको करवाया हुआ है मैंने कॉपी में, आप देख लेना। ठीक है, अब समझेंगे इधर ध्यान से जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सारी चीजें मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों को, इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे इधर आ जा। अब हमारे पास सबसे पहली चीज, इस चैप्टर का नाम क्या है, 2 चरों में रैखिक समीकरण। दैट मींस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो उसका जनरल फॉर्म या जनरल मानक रूप क्या होता है, जनरल फॉर्म या मानक रूप क्या होता है, जल्दी बोलो, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। क्यों लिखा, क्योंकि ये इक्वेशन है, ये क्या है, समीकरण है, इसलिए यहां पर हम क्या लेते हैं, बराबर 0। आगे बात समझ। तब ये जो इक्वेशन है, ये जो समीकरण है, किस चीज को प्रदर्शित करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, रेखा को। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक रेखा को। तो ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करेगा, लाइन को या रेखा। एक लाइन होती है ना, अरे मेरी बात समझ में। अब उसके बाद नंबर 1, ठीक है। अब नंबर 1 तो ये हो गया भैया। अब हम मैं बात करूं कि भैया रैखिक समीकरण के युग्म यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो वो कैसे होंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। और दूसरा क्या मानते हैं अपन, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर, ठीक है। अब इनके सॉल्यूशन, इनके हल कैसे निकलेंगे, है ना। एक हल निकलेगा यानी कि यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, कि मैनी सॉल्यूशंस निकलेंगे, बहुत सारे हल निकल जाएंगे, कि एक भी हल नहीं निकलेगा। उनकी देयर आर 3 कंडीशंस, उनकी 3 कंडीशन है अपने पास, अरे है कि नहीं, ठीक है। उनके अपने पास कितनी कंडीशंस है, 3 कंडीशन है, 3 शर्तें हैं, वो बार-बार एग्जाम में पूछी जाएंगी और एक सवाल इसमें से आता ही आता है। तो अब अपने को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 दिख रहे,
इसको पहला मानते हैं और इसको दूसरा मानते हैं। अब देखोगे ध्यान से, जैसा साइन है, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस में वैल्यू लिखना है b1 की, अगर वहां पे माइनस b1 आ जाए तो भी अपने को माइनस में वैल्यू उठाना है, अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अगर बस में वैसा का वैसा आपको उठा के वैल्यू रखना। सपोज अगर मैं एक एग्जांपल न्यू लिख दिया 2x + 5y - 6 = 0, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 और c की वैल्यू कितनी रहेगी -6। चिन्ह के साथ बोलना, आगे बात समझ में गलती मत करना। यहाँ पे वैल्यू किसकी रहेगी -6, यहाँ पे वैल्यू किसकी हो जाएगी -6। क्या मेरी बात समझ में आ रही? आप देखिए ध्यान से याद करने का तरीका, लड़की देखने गए अपन, पहली बार में अपने को मना कर दिया, अगर बात समझ में, पहली बार में मना कर दिया तो एक हल निकल गया। क्या लड़की दूसरी देखेंगे अपन, पहली बार में मना कर दिया अपन, तो एक हल, बेसिकली इसको अपन क्या बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। एक हल मतलब यूनिक सॉल्यूशन। अब इसके अंदर रेखा कैसी होंगी, ऐसी काटने वाली, ये सब मना कर दिया अपने को। आगे बार जरा में, तो रेखा तुम्हारी कैसी रहेगी प्रतिच्छेदी, या अंग्रेजी में इसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। और बताओ ये संगत है कि असंगत होगा? संगत मतलब कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट है यानी कि संगत है, क्योंकि इसमें हल निकला है। अगर एक भी हल निकले तो वो क्या रहेगा तुम्हारा कंसिस्टेंट है। ये कंडीशन किसकी है, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है, जिसके अंदर लाइंस कैसी रहेंगी प्रतिच्छेदी या इंटरसेक्टिंग, और ये कैसे होगा संगत यानी कि कंसिस्टेंट, मतलब जिसके अंदर हल निकले वो बात होगी। अब दूसरा केस क्या है, मंगनी हो गई सर, लेकिन शादी टूट गई। आगे दूसरे मंगनी हो गई, शादी टूट गई। अब शादी टूट गई तो कोई हल नहीं निकल रहा, कोर्ट में चल रहा है केस, कभी मेरे को तो मुआवजा दो तुम, है ना, मैं तो पैसा खर्चा करा, है ना। अब कोई हल नहीं निकल रहा, अब कोई हल नहीं निकल रहा, डेट मींस क्या हो जाएगा नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन निकलने वाला नहीं है। अब जब भी एक कोर्ट में जाते हैं तो अलग अलग जाते हैं, आगे बात में ऐसे रेलवे की पटरी जैसी जाती है, एक तरफ देखते भी नहीं है। तो रेखा तुम्हारी कैसी हो जाएगी पैरेलल लाइंस, यानी कि इसको हिंदी में अपन क्या बोलेंगे बताओ, समांतर। संपाती का बोलेंगे, पैरेलल है ना, अलग अलग, अंतर उनका समान है ना, ठीक है। तो ये कहा जाएगी समांतर रेखा, और ये कैसी रहेंगी असंगत यानी कि इनकंसिस्टेंट, इसमें कोई हल निकलने वाला नहीं है। ये तुम्हारी क्या रहेगी असंगत, यानी कि अंग्रेजी में इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। कोई बोले वाली बात। अब तीसरी कंडीशन क्या है सर, क्या हो जाएगा, मंगनी भी हो गई, शादी भी हो गई, है ना, तो अनेक हल यानी कि इनफाइनाइट हल, अनंत हल, इसमें अपन क्या बोलेंगे अनंत हल, यहाँ पे क्या बोलेंगे अपन अनंत हल या अनेक हल या अनंत, हम क्या बोलेंगे अनंत हल, यानी कि अंग्रेजी में इसको क्या बोला जाएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, क्या बोला जाएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और रेखा एक दूसरे के ऊपर लेट जाएगी, हिंदी में इसको बोलेंगे संपाती और अंग्रेजी में इसको बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन, एक के ऊपर एक चलेगी। आगे बात समझ में, एग्जाम में यहां से जो टेबल बनी हुई है, एनसीईआरटी की किताब में भी ऐसी टेबल बनी हुई है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है कि प्रतिच्छेदी है कि यूनिक सॉल्यूशन है, ये सारी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आने वाला है। क्या मेरी बात समझ में आ रही, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर रेखा कैसी होगी,
संपाती रेखा यानी कि को इंसिडेंट लाइन, यानी कि इसको क्या बोलेंगे अपन, उसको क्या बोलेंगे अपन, ठीक है। अब उसके बाद ये एक हल निकला, ये कोई हल नहीं निकला, ये अनंत हल निकल गया, है ना। यानी कि यूनिक सॉल्यूशन मतलब क्या, पहली बार में हमारा लड़की देखने का पहली बार वाला नहीं दिया, काटा पीटी हो गई, रेखा कैसे हो गई, इंटरसेक्टिंग, पहली बार वाला किया। दूसरी बार क्या हुआ, लड़की देख ली बिना बनने, फिर उसके बाद शादी नहीं हुई, तो भैया कोर्ट में केस चल रहा है, तो कोई हल नहीं निकल रहा, दोनों रेस आपस में कैसी है, पैरेलल लाइन से, और आखिरी में क्या रहेगा तुम्हारा, असंगत। इसी में असंगत, संगत हुई नहीं, संगत होने से पहले ही लफड़े हो गए, तो असंगत, बाकी सब में संगत, ठीक है भाई, दोबारा मिल भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें तो एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, असंगत। क्या मतलब, यानी कि इनकंसिस्टेंट। इतनी चीजें समझ में आ गई। यहां से एग्जाम में सवाल आएगा ही आएगा, कंफर्म में सवाल आना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब इस पे सवाल, ये तो वस्तुनिष्ठ हो गए, मैं आप लोगों को कुछ सवाल बता रहा हूं, उनको आपको अच्छे तरीके से करना है। आप लोगों के लिए सिर्फ 2 सवाल, और बाकी जिस पे एक्स्ट्रा सवाल लग रहे हो तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना दूंगा कि ये 2 सवाल के अलावा आप ये सवाल भी देख सकते हो, और देखना है। अगर आप ये सवाल कर दो, 2 सवाल 60 तो ये सवाल कर सकते हो, कोई बुराई वाली बात, ठीक है। अब इसको उतारना, कोई बुराई वाली बात, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, इधर ध्यान से, जो अगला सवाल आ रहा है, क्या सवाल है, कि भैया मेरे पास, कि भैया एक सवाल ऐसा है कि इफ द लार्जर एंगल ऑफ ए सप्लीमेंट ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, अगर आपके पास 2 संपूरक कोण है, कैसे कोण है, 2 संपूरक कोण, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल, 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है, और उनमें जो बड़ा कोण है, एक बड़ा है और एक छोटा है, तो जो बड़ा कोण है वो छोटे से 18 डिग्री ज्यादा है, 18 डिग्री क्या है, ज्यादा है। आगे बढ़, ये सवाल मैंने आपको लिखवाया है ना, कि भाई 2 कोण है, 2 कोणों में 2 कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री। आई बात समझ, अंग्रेजी में बोलूं कि भैया कि लार्जर एंगल ऑफ ए 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। मतलब ये जो सवाल है वो ऐसा सवाल है कि लार्जर एंगल मतलब बड़ा एंगल, किसमें से, 2 संपूरक कोणों में से जो बड़ा कोण है वो छोटे से 18 डिग्री ज्यादा है, यानी कि लार्जर एंगल ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। उन दोनों को अपने को क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो माना कि, यानी कि लेट, यानी कि हम हिंदी में क्या लिखेंगे, माना कि बड़ा एंगल, जो बड़ा एंगल है उसको, यानी कि लार्जर एंगल को अपन क्या मान ले, अपन लार्जर एंगल को अपन क्या मान ले, सपोज x, लार्जर एंगल को क्या मान लिया मैंने, x, कोई बड़े वाले बात, ठीक है। या लार्जर एंगल को मान लिया मैंने y, लार्जर एंगल को क्या मान लिया मैंने y, बड़े एंगल को क्या मान लिया मैंने y, और छोटे एंगल को स्मॉलर एंगल इक्वल टू क्या मान लिया मैंने x, ठीक है। 2 एंगल ले लिए। अब अपने को बोला है कि दोनों आपस में संपूरक कोण है, ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक। ये क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, तो हिंदी वाले लिख लो कि भैया 2 संपूरक कोणों में, 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री ज्यादा है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री ज्यादा है, दोनों कोण ज्ञात कीजिए, दोनों कोणों को ज्ञात कीजिए।
अंग्रेजी में लिखेंगे द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स exceeds the smaller by 18 डिग्री, by 18 डिग्री फाइंड देम। ठीक है, तो हमने लार्जर एंगल को क्या मान लिया भाई, स्मॉलर एंगल को क्या मान लिया मैंने, x। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों कैसे सप्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि समपूरक कोण है, तो पहला समीकरण तो बन जाएगा कि क्या x + y = 180 डिग्री, है ना। x + y = कितना, 180 डिग्री। संपूरक कोणों को, दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब बड़ा कोण जो है, जो लार्जर एंगल है, वो छोटे कोण यानी कि स्मॉलर एंगल से कितना ज्यादा है, 18। तो मैं बड़े कोण को लाने के लिए x में कितना जोड़ दूं, 18 डिग्री। यही होगा, बड़ा कोण किससे ज्यादा है, x से कितना ज्यादा है, 18 डिग्री ज्यादा है। ठीक है, तो ये इक्वेशन मेरी क्या हो गई, यहां पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आई बात है। अब आपको देखो इधर ध्यान से, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम सेकंड इनटू फर्स्ट। इसका मतलब यह हुआ कि ये y का मान दूसरे समीकरण से उठाकर अपन कहां पे रख रहे हैं, पहले समीकरण में। अब जहां पर y है वहां पर अपन क्या रख देंगे, x + 18 डिग्री, x प्लस, कोई बुराई वाली बात, समझ में आ गया यहाँ तक। ठीक है, अब जैसे ही मैं रखूंगा तो y की जगह पर मैं क्या रख दूं, x + 18 डिग्री, यानी कि 2x + 18 डिग्री, 2x + 18 डिग्री। कैसे सर, x तो x था, y की जगह पर x + 18 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि 2x, ठीक है, बराबर 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, यानी कि 2x इक्वल्स टू कितना आएगा, 180 में से 18 के कितने बचेंगे, 162, कितने बचेंगे, 162, यानी कि 162 डिग्री। तो x का मान कितना हो जाएगा, 81 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ गई, 81 डिग्री। कोई बुराई वाली बात, पक्का। और अपने को पता है कि x छोटा है तो 81 डिग्री, और y का मान बड़ा है, एंड y बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा, 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री, कितना हो जाएगा, 99 डिग्री। तो y का मान क्या आ गया, 99 डिग्री। कैसे सर, यहां से वैल्यू पुट अप कर सकता हूं, देखो x का मान कितना, 81, 81 धन 18 कितना हो जाएगा, y, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 99 डिग्री, यानी कि 99 डिग्री। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई, कोई बुराई वाली बात। ठीक है, अब देखेंगे इधर ध्यान से, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार बना लो, ये परीक्षा में आएगा, परसों के दिन आ सकता है। आगे बात समझ में, 67 क्वेश्चन हो गए, 2 लाइन 3 लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और लिखेंगे, ठीक है, इसको उतारो। चलो, इस सवाल के बाद जो अगला सवाल है वो हिंदी मीडियम वाले लिख लें, इंपॉर्टेंट सवाल कि भैया दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अंग्रेजी में बात करूं अगर मैं, है ना, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर
is 9. Sum of the digits of a two-digit number is 9. Also, 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. Find the number. अगर हमें एक ऐसा नंबर निकालना है जिसमें दो अंक है, दो अंक का नंबर है, टू डिजिट का नंबर है, और उन दोनों अंकों का योग कितना है? पहली बात तो 9। पहली बात तो दोनों अंकों का योग कितना है? 9। ठीक है। अब अगर उसके बाद सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि भैया अब अगर मैं लेट वंस प्लेस यानी कि इकाई का अंक क्या मान लूं मैं? x। इसमें इकाई का अंक क्या मान लिया मैंने? x। और टेंस प्लेस यानी कि दहाई का क्या मान लिया मैंने? y। मतलब अगर मैं बोलूं, देखो जो दो अंक का नंबर है तो वंस प्लेस वाले जो डिजिट है उसको क्या मान लिया मैंने? x। और टेंस प्लेस में जो दहाई का अंक है उसको क्या मान लिया मैंने? y। अब पहली लाइन बोले कि दो अंकों का टू डिजिट्स का जो सम है वो कितना है? 9। टू डिजिट्स का सम कितना है? 9। तो पहली चीज तो मैं लिख दूं जो भी x + y = कितना हो जाएगा? 9। ये इक्वेशन फर्स्ट ले ली मैंने। ठीक है। दो अंकों का सम कितना है? 9 है, यानी कि x वंस प्लेस पे। अब अगर मैं बात करूं कि अगर वंस प्लेस के ऊपर x है और टेंस प्लेस के ऊपर y है तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर जो रहेगा, ठीक है, जो हमारा क्या रहेगा? नंबर रहेगा वो कितना होगा? अब मुझे पता है कि भैया मुझे क्या करना रहता है कि x + 10y हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 45 लिखूं तो 45 पे मुझे पता है 4 × 10 + 5 लिख सकता हूं इसको। ये 5 इकाई वाला तो किसमें मल्टीप्लाई होगा? इसमें 1 का मल्टीप्लाई होगा, है ना। और टेंस में किसका मल्टीप्लाई होगा? 10 का। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो मैंने देखो वंस प्लेस पे क्या लिया है? x और टेंस प्लेस पे क्या लिया है? y। एक एग्जांपल दो आपको समझा रहा हूं। तो मेरे पास जो नंबर रहेगा वो कितना रहेगा? 10y + x। 10y + x। अब मैं अगर इनकी डिजिट्स को चेंज कर दूं, अगर इनकी डिजिट को क्या कर दूं? चेंज, तो इफ द डिजिट्स आर चेंज, अगर मैं इनके अंकों को क्या कर दूं? चेंज। तो यहां अगर मैं हिंदी में लिखूं, अगर अंकों को बदल दिया जाए, ठीक है, तो जो नई संख्या क्या होगी? नई संख्या तुम्हारी क्या हो जाएगा? नया नंबर क्या हो जाएगा? 10x + y। उल्टा हो जाएगा। पहले संख्या क्या थी? 10y + x। अब संख्या के अंक बदल दिए तो अब संख्या के बदलने पर हमारी संख्या क्या आ गई? 10x + y। पहले 10y + x थी, अब कितनी हो गई? 10x + y। अब कितनी हो गई हमारी? 10x + y। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे 10y + x, अगर अंकों को बदल दिया जाए तो 10x + y बदल दी। अब मैं ये बोल रहा हूं, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भैया कि जो नंबर तुम्हारा पहले था, ठीक है, जो तुम्हारा नंबर पहले था तो वो पहले नंबर क्या था? वो नंबर जब तुमने बदल दिया, जो तुमने बदल दिया तो ये अंक आ गया। तो अब वो क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया हमें इसका 9 गुना, पहले वाले नंबर का 9 गुना, मतलब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि भैया आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 गुना, यानी कि 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर किसके बराबर हो जाएगा? इन संख्या को बदलने से जो अंक प्राप्त हुआ उसके 2 गुना के बराबर। आगे क्वेश्चन में ये कैसे आया? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये नंबर था, इसका 9 गुना किसके बराबर होगा? इन संख्या के अंकों को बदलने के जो नंबर आया उसके किसके बराबर? 2 गुना के बराबर। उसके 2 गुना के बराबर इसका 9 गुना है। आगे बात समझ में
ठीक है, ये सवाल आपको नहीं समझ में आ रहा है और रख लेना, ये दो सवाल में से एक सवाल आपको परीक्षा में दिख जाएगा। जब यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं, है ना, जब इसका हल निकाला जाता है तो हमारे पास एक हल निकल के आता है डायरेक्ट x माइनस 8y इक्वल टू 0, इक्वेशन होगी हमारी सेकंड। इसको जब हल करते हैं तो क्या निकल के आता है x माइनस 8y इक्वल टू 0। फिर मैं क्या करूंगा, सेकंड को 1 में से सेकंड को घटा दूंगा, यानी कि 1 माइनस 2 कर दूंगा। आसान भाषा में मैं क्या कर दूंगा, 1 माइनस 2। तो 1 माइनस 2 करूंगा तो x कट जाएगा और 9y इक्वल्स टू 9 आ जाएगा। 9 में से 0 गया तो 9, तो दोनों तरफ देखो x से x कट गया, y माइनस माइनस प्लस, तो 9y इक्वल्स टू 9 में से 0 गया तो कितना बचा, 9। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9y इक्वल्स टू 9, यानी कि y इक्वल्स टू 1। y की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी, 1। y की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी, 1। और अगर y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से, 1। तो देयरफॉर फ्रॉम, यानी कि पहले से, फ्रॉम फर्स्ट, पहले समीकरण से, हम हिंदी में क्या लिखेंगे यहाँ पर, पहले समीकरण से x का मान कितना हो जाएगा, 1। x का मान कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो हमारा अतः चाहा गया नंबर, चाहा गया नंबर आगे बढ़ने वाले में, तो चाहा गया नंबर x की जगह पर 1 और y की जगह पर कितना, तो चाहा गया नंबर तुम्हारा कितना हो जाएगा, 18। चाहा गया नंबर कितना आ जाएगा तुम्हारा, 18। रिक्वायर्ड नंबर कितना जाएगा तुम्हारा, 18। रिक्वायर्ड नंबर कितना, कैसे निकालना है, x की जगह पर 8 रखा, y की जगह पर 1 रखा, तो अंक कैसे बन जाएगा, देखो x की जगह पर 8, y की जगह पर 1, तो अंक कितना बन गया, 3। आगे बात समझ, ये सवाल आपको एग्जाम में आएगा, कोई बुराई वाली बात, ये सवाल निश्चित आएगा और एक ये सवाल निश्चित आएगा। ये दो में से आपके पास एक सवाल ढंग से, इसको मैंने सॉल्व नहीं करा, आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, ये क्वेश्चन बन जाएगी, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना और हमारे पास 18 आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास समय कम है, आप लोगों को इसका सॉल्यूशन आसानी से मिल जाएगा। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई, ठीक है, ये दो सवाल है, ठीक है, वो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर लेना, आसानी से समझ में आ जाएगा। ये दो सवाल हो गए। दो सवाल के अलावा अगर आपको सवाल करना है तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूं, ठीक है। हमारे पास एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 3.1 या एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड वाला पार्ट कर लेना। इसके अलावा अगर करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड वाला पार्ट कर लेना, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बेटा। फिर एक्सरसाइज 3.2 में आप क्वेश्चन कर लेने क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि प्रश्नावली। ये एक्सरसाइज में 3.2 में आपको क्वेश्चन कौन सा करना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। 3.1 में क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। ये 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मैंने दिए हैं, 2 क्वेश्चन हल करवा दिए। आगे बढ़ा समझ में, ठीक है, कि भैया समीकरण वो पेंसिल और पेन वाला एक समीकरण सवाल है, बॉल और बल्ले वाला एक सवाल है, वो ये सवाल है। क्या मेरे पास समझ में आ गई? तो ये आपका आसानी से 3 चैप्टर का रिवीजन अच्छे तरीके से हो गया। इससे बाहर आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परसों तो सर पेपर है हमारा, हम कितना करेंगे, इतना कर ले बेटा, है ना। कुछ भी नहीं करा हुआ तो ये 2 सवाल ही करके चले जाए, किस्मत है तेरी, और नहीं तो ये तो आएगा ही आएगा, है ना, जो बता दिया वो आएगा। अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, चैप्टर नंबर 4। अब इस चैप्टर का नाम है, बताओ क्या नाम है? चौथे चैप्टर का नाम क्या है? द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक
इक्वेशन, है ना। ये है हमारा चैप्टर नंबर 4। क्या नंबर है? चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 बेसिकली क्या है तुम्हारा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जल्दी जल्दी बात करेंगे अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है सर, द्विघात समीकरण मतलब भाई द्विघात बहुपद के आगे क्या लगा दे? जीरो लगा दे, तो वो क्या बन जाएगा? तुम्हारा समीकरण बन जाएगा। तो सबसे पहले इसका क्या आपको पूछेगा? जनरल फॉर्मूला या मानक रूप। क्या पूछेगा? जनरल फॉर्मूला या मानक रूप पूछ लेगा। इधर देख जा, इधर आ जा। तो जनरल फॉर्मूला पता है क्या होता है? x² + bx + c बराबर 0। कितना होता है इसका जनरल फॉर्मूला? क्या होता है भाई? बराबर में क्या लगा देना इसको? 0। और जहां पर a is not equal to 0, a is not equal to 0। अब इसके बाद ओहो इसका क्या निकालेंगे अपन? d को क्या बोलते हैं? विभक्तिकर। क्या बोलते हैं उसको? विभक्तिकर। और अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? डिस्क्रिमिनेंट। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे जिसको? डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बता दो। b² - 4ac के एग्जाम में आएगा। ठीक है, ये b² - 4ac, 4ac की तेसी है ना, ये अपने ऐसे कैसे कराएगा, है ना। तो d² तो d = b² - 4ac। यहां तक कहानी समझ में आ गई? ठीक है, मैथ्स पढ़ने आ गई। तो x² + bx + c बराबर 0, a is not equal to 0 और d बराबर b² - 4ac। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब ये b² - 4ac ये सब कहां से निकालेंगे? जरा देख, b का मान, b की वैल्यू 4 तो है फॉर्मूले में है, a का मान ये रहा है, c का मान ये रहा है। जैसे साइन है वैसे उठाना। सबसे पहले आप लोग क्या करना है? b² - 4ac की वैल्यू निकालना। आगे बढ़ना है समझ में? ठीक है, अब इसके बाद इसके 3 केस होते हैं। अगर ये d की वैल्यू 0 आ जाए, यानी कि d की वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो जो तुम्हारे अब यहाँ पर हम बात करेंगे रूट्स की। अब ये इसके = 0 में यहाँ पे क्या बात हो जाती है? रूट्स की, यानी कि मूल की बात आती है। पहले = 0 करते तो क्या निकालते थे? 0 निकालते थे, वो तो हम इसकी मान 0 रखते थे बराबर, लेकिन ये तो इक्वेशन में 0 होता ही है। ठीक है, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं आसानी से दिमाग ज्यादा लगाने में, क्या बात कर रहे हैं? रूट्स की बात हो रही है। तो d = 0 में यानी कि मूल की बात हो रही है, रूट्स की बात हो रही है, तो वो कैसे रहेंगे? इक्वल एंड रियल, यानी कि समान और वास्तविक। d बराबर 0 पे क्या निकलेगा? वास्तविक और समान। d बराबर 0 पे क्या निकलेंगे? वास्तविक और समान। तो ये मूल d बराबर 0, रूट्स कैसे रहेंगे आपके? इक्वल एंड रियल, यानी कि रियल एंड इक्वल बोल लो, आसान लगेगा। रियल एंड इक्वल, वास्तविक और समान, वास्तविक और समान। आगे बात करेंगे सर d की मान >0 आ जाए, तो रूट्स जो तुम्हारे मूल रहेंगे, यानी कि ये रूट्स रहेंगे, वो वास्तविकता में क्या रहेंगे? वास्तविक तो रहेंगे, परंतु असमान। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे जिसको? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, इधर आगे आ जा। फिर d is less than 0। ठीक है, अब इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में विभक्तिकर का मान निकाल लिया, डिस्क्रिमिनेंट का मान निकाल लिया, वो 0 आ जाए तो वास्तविक और समान, 0 से बड़ा आ जाए तो वास्तविक और असमान, वास्तविक परंतु असमान, या वास्तविक और असमान। उसके बाद d is less than, तो क्या हो जाए? काल्पनिक, यानी कि इमेजिनरी। क्या बोलेंगे जिसको अपन? काल्पनिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे जिसको अपन? काल्पनिक बोलेंगे, या जिसको अपन क्या बोलेंगे? इमेजिनरी। और नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, कोई वास्तविक रूट नहीं। अवश्य या काल्पनिक। क्या मेरे ख्याल आया समझ में आ रही? ठीक है, तो इमेजिनरी और नो रियल रूट्स, सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा। अब ये तो रहा इसकी कहानी। अब इसका एक सूत्र भी है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिससे हम x का फार्मूला डायरेक्ट निकाल सकते हैं।
वो सूत्र लिख लो, वो श्रीधराचार्य ने दिया था। किसने दिया था? श्रीधराचार्य ने वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दिया था, है ना। श्रीधराचार्य ने ये जो तुम्हारा है द्विघात समीकरण का सूत्र दिया था, जिससे आप डायरेक्टली x का मान निकाल सको। तो उस सूत्र का कैसे लिखते हैं, उस फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? x इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट d बाई 2a। ठीक है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट d। d क्या है? ये विभक्ति का, और a का है यहां से निकालोगे, b का है तुमको पता है। अब दो है इसलिए एक बार प्लस लेते हैं और एक बार माइनस लेते हैं, क्योंकि अपने को पता है कि भैया द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं? कितने रूट्स होते हैं? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई बुराई वाली बात? ठीक है, आप देखिए ना ध्यान से। तो x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट d बाई 2a, x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट d बाई 2a। बहुत बढ़िया, यहां तक कहानी समझ में आ गई। यहां से सवाल आएगा, अब इसका पहला सवाल कि भैया आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण दे दिया जाएगा, आपको उसका क्या निकालना है कि भैया नेचर ऑफ रूट्स, मतलब जो इसके मूल है उसकी प्रकृति कैसी होगी। वो कैसे पहचानेंगे? विभक्ति कर निकालने के बाद, डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद। अगर वो बराबर 0 आ जाए तो रूट्स जो है वो मूल कैसे लेंगे? वास्तविक और समान, वास्तविक और समान, वास्तविक और समान। और अगर बड़े 0 से बड़ा आ जाए तो वो क्या रहेंगे? वास्तविक और असमान। और 0 से छोटा आ जाए तो वैसे कैसे रहेंगे? इमेजिनरी नो रियल रूट्स या काल्पनिक। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब जो सवाल आता है वो 3-4 सवाल करवा देता हूं मैं आपको, जो परीक्षा में आएंगे। आपको तो बस उससे लेना देना है, 2-3 सवाल आप कर ले और आपका काम आसान हो जाए। कोई बुराई वाली बात? ठीक है, आप देखिए ना ध्यान से। ये सूत्र किसने दिया था? श्रीधराचार्य। ये किसने दिया था भाई साहब? श्रीधराचार्य ने। ये क्वाड्रेटिक का सूत्र किसने प्रतिपादित किया था? श्रीधराचार्य ने दिया था। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहां से निकाल सकते। अब समझने की जरूरत है, ये तो थी इसके ऑब्जेक्टिव की कहानी। इससे रिलेटेड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्या पूछ लेगा? इसकी पावर कितनी होती है? 2 होती है, इसलिए उसको क्या बोला जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाईएस्ट पावर है डिग्री। उसको क्या बोले? डिग्री बोले या पावर बोले, बात एक ही समझ लेना। अब आगे बात कर, पहला सवाल बहुत बढ़िया कि भैया आप लोगों को इस 2x स्क्वायर प्लस kx, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, ये एक विभक्ति। अब इसमें अपने को मूल यानी कि अगर इसके रूट्स इक्वल और रियल हो तो k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर इक्वल एंड रियल रूट्स, मतलब मूल वास्तविक और समान के लिए k का मान निकालना है। ठीक है, मूल वास्तविक और समान के लिए मतलब किसका मान निकालना है? k का मान निकालना है। तो सबसे पहले हमको पता है कि भैया d बराबर क्या निकालते हैं? b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना आ जाएगा? 0। बराबर कितना आ जाएगा इसमें? 0, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि भैया फाइंड k। ये सवाल करवा रखा है मैंने आपको कि इसमें k का मान निकालना है जब हमारे मूल यानी कि रूट्स कैसे हो? वास्तविक और समान, यानी कि इक्वल एंड रियल। तो उस केस में मुझे पता है b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किसके बराबर होती है? 0 के। तो आप एक क्वेश्चन निकाल सकते हो। ठीक है, अब एक बार मैं बता दूं वही कहानी। b की वैल्यू क्या रखेंगे? k स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू क्या रखेंगे? 2, c की वैल्यू क्या रखेंगे? 3 इक्वल टू 0, यानी कि k स्क्वायर इक्वल टू 24 और k की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट 24। ठीक है, आगे बात समझ में? कैसे सर? 4 दूनी 8 दिया 24, यानी कि 4 से 12, 12 टू 24, तो k स्क्वायर इक्वल टू 24, तो k की वैल्यू कितनी जाएगी? अंडर रूट में 24। क्या मेरी बात समझ में आ रही बच्चा? आया कि नहीं आया? पक्का समझ में आ गया? अब इधर देख ध्यान। तो 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, क्या जरूरी है यही सवाल आया तो तुम कर पाओगे? इसकी सवाल बदल भी देगा तो हम कर सकते हैं। सपोज अगर ऐसा सवाल दे दिया तो इसका भाई
इसका सवाल दे दे kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले समीकरण को थोड़ा बहुपटी के लक्षण में ले आओ। kx का मल्टीप्लाई x में करो तो कितना आ जाएगा kx स्क्वायर माइनस का 2kx है ना, माइनस का 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0, प्लस का 6 इक्वल टू 0। देख इधर ध्यान से, तो अब यहाँ पर ये थोड़ा थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी दिखने लगती है अपने को, थोड़ी थोड़ी करके दिखने लगती है। अब अपने को पता है यहाँ से हमको किसका वैल्यू निकालना है, इस k का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, इस k का मान निकालना है। कब? जब हमारी रूट्स इक्वल और क्या हो, सेम, यानी कि मूल वास्तविक और क्या हो, सेम। तो k का मान निकालना है, तो अब अपने को पता है वापस d बराबर क्या रख देंगे अपन 0। d बराबर वापस अपन क्या रख देंगे 0। चिल्ला चिल्ला के मास्टर मर जाए, लेकिन परीक्षा में ही आएगा सवाल। अरे आया भी नहीं, ठीक है। अब इधर देख ध्यान से, आओ बच्चों मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये सवाल देख। अब देख इधर ध्यान से, तो d बराबर क्या लिखना है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ठीक है। तो अब देखो b का वैल्यू कितनी है, माइनस का 2k। अब b की वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस का 2k, यानी कि माइनस का 2k का होल स्क्वायर माइनस का 4a की वैल्यू k और c की वैल्यू 6 इक्वल टू 0। अरे हाँ यार, अब देखो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 और k का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा 4k स्क्वायर। और आया क्या है, माइनस 24k इक्वल टू 0। कैसे, 6 चौक 24, k का k, अब माइनस के उधर चले जाओ, इधर देख 4k स्क्वायर इक्वल टू 24k। अरे हाँ, अब इधर देख ये k स्क्वायर है, k उधर चले जाएगा नीचे, k के वालों को साथ में करेंगे तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ पर हल कर देना, k का मान कितना आ जाएगा 6, k इधर आ जाएगा तो k से k कट जाएगा, 4 उधर चला जाएगा, 24/4 कितना हो जाएगा 6। तो k का मान किसके बराबर हो जाएगा आपके 6। ये क्वेश्चन 6 परीक्षा में क्वेश्चन रहने वाला है। क्या मेरे बारे में समझ आ रही है, कोई दिक्कत? तो आप लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कि भैया टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज हैविंग इक्वल एंड रियल रूट्स। तो उसकी कंडीशन क्या बनती है कि भैया b स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 और ये वैल्यू है b स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये पहली चीज समझ में आ गई। अब देखो इधर ध्यान से, ये तो पहला k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब अगला सवाल पूछेगा फाइंड, यानी कि निकालना है। क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट, मतलब क्या d, यानी कि विभक्ति कर। क्या निकालना है, विभक्ति कर, और साथ में बताना है नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि जो मूलों की प्रकृति कैसी होगी, मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तब अपने को पता है वही का वही करना है। इसके अंदर फर्स्ट सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। वही कहानी, b का मान निकालो। b का मान निकालने के बाद अगर वो 0 के बराबर हो जाए तो मूल वास्तविक और समान, यानी कि रियल एंड इक्वल। अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए तो मूल वास्तविक और असमान, यानी कि डिस्टिंक्ट रूट्स एंड रियल रूट्स, ठीक है। और वो तीनों केस मैंने आपको बता दिया, तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब उसके बाद कोई बुराई वाली बात, यहां तक कहानी समझ में आ गई। अब ये तो फाइंड डिस्क्रिमिनेंट नेचर ऑफ रूट, एक सवाल आपको करना है खुद से घर से। अब इसके बाद हमारे पास दो सवाल है कि भैया, और एक सवाल उसका मैंने आपको करवा ही दिया है। अब अपने को यहां पर क्या निकालना है, फाइंड द रूट्स ऑफ। अब ये तो नेचर ऑफ रूट निकालना था, k की वैल्यू निकालना था। अब अपने को अगर रूट्स ही निकालना, यानी कि मूल ही निकालना, क्या निकालना हो, मूल ही निकालना, ठीक है। इसके बाद अपन एक चैप्टर और कर लेंगे, फिर थोड़ा सा ब्रेक कर लेंगे। फिफ्थ चैप्टर के बाद थोड़ा सा अपन क्या कर लेंगे,
ब्रेक कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर अगली बार थोड़ा सर्कल जमा के फिर और करेंगे, है ना। आज पूरे चैप्टर करना है 10 चैप्टर, है ना, और बाकी बचे हुए चैप्टर्स तो आप घर पे मैं वीडियो बता दूंगा, तो देख लेना, ये भी वीडियो पूरी चलेगी। देखिए जरा, तो फाइंड डिस्क्रिमिनेंट्स, फाइंड द रूट्स। अब रूट्स के केस में मैंने आपको पता है हमारे पास दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। पहला वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या भैया कि 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर क्या है 0। अब अपने को पता है, देखो इस 6 का मल्टीप्लाई इस 2 में करेंगे तो 6 2 कितना जाएगा 12, 12 का फैक्टर करूंगा तो 4 और 3 आएगा, तो 4 किया 4 में से 3 घटाएगा कितना आएगा 1, ये बीच वाला लगा रहता है, ये बीच वाला लगा रहता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व कराऊं तो क्या हो जाएगा 6x² माइनस का 3x प्लस का 3x माइनस का 4x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। आगे माइनस में प्लस का 3x माइनस का 4x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। कोई बड़ा वाली बात। अब इसमें देख, इसमें दोनों में क्या निकालेंगे कॉमन, इसमें दोनों में क्या निकाल लेंगे कॉमन निकाल लेंगे। अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो 3x बचेगा, इधर क्या बचेगा 2x प्लस 1, यहां पर भी क्या हो जाएगा, देख इधर ध्यान से, माइनस का 2x बाहर निकाल लूंगा तो प्लस माइनस यहां पे क्या बचेगा 2 निकाल लूंगा बाहर, ठीक है, उधर x तो है नहीं, तो क्या बचेगा 2x प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू कितना 0, ठीक है। अब ये दोनों सेम आना चाहिए तो आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। अब इधर देखो क्या आ जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल्स टू और इधर 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब इधर एक बार ले लेंगे 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इधर ले लेंगे 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है, कोई दिक्कत है तक। अब यहां पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 1/2, ये उधर जाएगा फिर वो अपन में चले आएगा, और इधर वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास x की वैल्यू 2/, ये दो सवाल दिया आपको मैंने, ठीक है। अब इसका भाई, अब सेकंड इसका आपको खुद को करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, कोई बुराई वाली बात, ठीक है। आशा करता हूं आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होगी। ये नहीं आता है, अगर मेरे को जिसका मन कर रहा है ये दो सवाल मेरे को नहीं आ रहा है छोड़ दो, मैं यहां से पेपर में क्वेश्चन बैठा दूंगा, है ना, पर अपनी भी सेफ्टी लेके चल जाएंगे, इसलिए ये दो सवाल अलग से दिए जो अभी तक नहीं बताए थे तुमको, छुपा के रखे, है ना। तो ये एक सवाल तो समझ में आएगा तुमको, और इसको भी हल करना है तो इसको भी हल करवा दोगे, है। तो फटाफट पहले इसको उतार लो, ये हो गया। अब इधर माइनस का है 3 को नीचे, तो 2x² माइनस 3x माइनस 2x माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन निकालूंगा 2x, इधर क्या बचेगा x माइनस 1 माइनस इधर कॉमन निकालूंगा x, ये x सर, इधर भी x, इधर भी माइनस, इधर भी 1 इक्वल टू 0। अब इधर देखो x माइनस 1 2x माइनस 3, इधर देखो अब ये 3 का मल्टीप्लाई 2 में करा तो कितना आया 6, 6 को कैसे जोड़ूंगा मैं 2x 2 3 into 2, तो माइनस का 2x माइनस का 3x, दोनों को बाहर निकाल लिया, इन दोनों में से कॉमन क्या निकाल लिया 2x, बचा क्या x माइनस 1 माइनस का माइनस, इन दोनों में से बाहर निकाल लिया 3, इधर प्लस माइनस 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 प्लस, दोनों सर सेम आ गए, ये दोनों क्या आ गए सेम आ गए, मतलब हम सही आ गए, तो दोनों में से एक को बाहर निकाल लिया, बचा क्या 2x माइनस 3, और इधर इक्वल्स टू में क्या चले जाएगा बच्चा 0, इक्वल्स टू में क्या चले जाएगा हमारा 0। अब आगे तुमको पता है, अब हम आसानी से निकाल सकते हैं कि x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और इधर 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, यानी कि x का मान कितना आ गया 1 और x का मान इधर क्या आ जाएगा 3/2, ठीक है, x का मान कितना जाएगा 3/2। तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 4 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 तक के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हमारे पास
चैप्टर नंबर 5 की बारी है आखिरी, है ना, ये चैप्टर नंबर 5 है, ठीक। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है सबको समांतर श्रेणी, है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, जो चैप्टर नंबर हमारा 5th है, उस चैप्टर नंबर 5th का नाम क्या है, एपी। शॉर्ट फॉर्म में उसको अपन क्या बोलते हैं, एपी, और अंग्रेजी में उसको क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और हिंदी में उसको क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में सबसे पहली बात, जल्दी जल्दी बात करते हैं अपन। तो पहले अपने को पता होना चाहिए कि ए एन यानी कि जनरल फॉर्मूला ऑफ एपी, तो ए एन प्लस बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए क्या होता है सर, ए फर्स्ट टर्म ऑफ एपी रहती है ना। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है ना। और उसके बाद एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, कि कितने पद हैं। ये प्रथम पद, ये क्या बोलेंगे, सार्वंतर, और इसको अपन क्या बोलेंगे, कितने पद हैं, कौन सा पद आप निकालना चाह रहे हो, पहला पद, दूसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। आगे बात करते हैं मेन फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला ऑफ एन एपी, ऐसा पूछ ले, या समांतर श्रेणी का व्यापक रूप शुद्ध हिंदी में, तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, या जनरल फॉर्म ऑफ एपी, तो ए बराबर एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये चीज पता होना चाहिए। दूसरी चीज, जो हमारा डी है सार्वंतर, वो शून्य यानी कि 0 भी हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद पॉजिटिव यानी कि धनात्मक हो सकता है, ठीक है। और तीसरी बात, नेगेटिव भी हो सकता है, या जिसको अपन बोलेंगे ऋणात्मक भी हो सकता है। तो ये सत्य है, एक नंबर सत्य सत्य पूछ लेगा, क्या सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है, हाँ हो सकता है। अपन ने करके बताया। शून्य के लिए अगर आपसे ऐसा सवाल पूछे कि 2 2 2 2 2 2 इसको दे दो पहले, है ना, तो ये 2 2 2 की जो सीरीज है, क्या ये सार्वंतर समांतर श्रेणी है, क्या ये एपी है, हाँ है, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस हर एक का क्या निकल रहा है, 0। पर आपसे सवाल पूछे कि 2 4 8 16, क्या ये सार्वंतर श्रेणी है, सार्वंतर 4 में 2 गया तो 2 बचेगा, 8 में 4 गया तो 4 आ जाएगा, तो सार्वंतर चेंज हो गया ना, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये समांतर श्रेणी नहीं। हमें क्या याद रखना है कि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। थोड़ा सा भी अगर ये भी पढ़ी हो तो अपने को कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस सर समझ में नहीं आ रहा, इसमें से इसको हटा दे, इसमें से इसको हटा दे। अगर दिमाग और लगा, बढ़ते क्रम में हो तो वो पॉजिटिव आएगा, एक जैसी हो तो वो 0 रहेगा, और घटते क्रम में हो तो तू बड़े में से छोटे को माइनस कर, और लिख क्या माइनस, लिख क्या माइनस, उसके सामने क्या लगा दे, माइनस। क्या मेरी बात समझ में आ रही? अब देख इधर जाए। तीसरी बात, प्रथम n पदों का योग यानी कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, एपी के सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म का फॉर्मूला क्या बोलता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 b। ये दो फॉर्मूले पे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो Sn बराबर कितना होता है, n/2 कोष्ठक में 2a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। तो Sn बराबर कितना, n/2 कोष्ठक में 2a प्लस n माइनस 1 d। ये होना पता होना चाहिए। d क्या है, सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस, d क्या है, सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस। इधर देख, इधर आजा। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, जित तक का आपको सब निकालना। अब अगर सरासर एक ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है बार बार कि 3 + 2n में प्रथम पद क्या है, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है, 3। भाई प्लस से इधर देख, प्लस से इधर देखते हुए तेरी k आ रही है ना, और n तो इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। अपने को तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगी, ब्रैकेट 3। अगर प्रश्न में ऐसा आ जाए कि फिफ्थ टर्म निकालो, तो वो क्या आ जाएगा, a + 4d।
एक कम करना है, फिफ्थ टर्म निकालना है तो 4 माइनस 1, 5 माइनस 1 तो 4d, एक का एक है ना। सिक्स टर्म निकालना है तो a प्लस 5d, सेवन टर्म निकालना है तो a प्लस 6d, एट्थ टर्म निकालना है तो a प्लस 7d, एक कम करना है, ठीक है। अब ये तो रहा मेन तीन चीज जो इस पे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। क्या सार अंतर, क्या कॉमन डिफरेंस जीरो हो सकता है, हाउ, क्या कॉमन डिफरेंस ऋणात्मक हो सकता है, हाउ, धनात्मक हो सकता है, हाउ, हाँ आए बात है सामने, कोई दिक्कत है। Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1d, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब इसमें दो तीन सवाल हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया आप लोगों को। अब देखो ध्यान से, पहला सवाल ये देखने को मिल जाएगा 10 करोड़ रुपए का सवाल है ना। अब अपने को समानता श्रेणी दे दी 3/2, याद आया, पहला सवाल सरासर सवाल 3/2 है ना, उसके बाद 1/2, उसके बाद माइनस का 1/2, उसके बाद माइनस का 3/2, उसके बाद ये एक समानता श्रेणी दे दी, क्या दे दी, इसमें अपने को क्या निकालना है, मतलब ये एक दी है, इसमें आपको फर्स्ट टर्म निकालना है। तो फर्स्ट टर्म का आप देख के लिख सकते हो, क्या हो जाएगी इसकी 3/2, तो सीधे सीधे वैल्यू दे देगा, तो यहां पर a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2, फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी 3/2। अब कॉमन डिफरेंस तो वो क्या आ जाएगा 1/2 माइनस 3/2। अब ये घटते क्रम में ये 1.5 हुआ, फिर आधा हो गया, तो कितने का कम हुआ, 1 का, पर ये घटते क्रम में, दिस इज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस तुम्हारे पास कितना आ जाएगा -1। ये एक सवाल कर लेना, इंपॉर्टेंट सवाल है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई बुराई वाली बात, ठीक है। a की वैल्यू 3/2, d की वैल्यू 1/2 माइनस 3/2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो 1 वर्ड में पूछे जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भैया अंग्रेजी में विच टर्म ऑफ द एपी यानी कि समांतर श्रेणी 21, 18, 15 इज, यानी कि प्रश्न पूछ रहा है हिंदी मीडियम वालों के लिए, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 में माइनस का 81 कौन सा पद है, n का मान निकालना। आगे बात समझ में, ठीक है, या आसान भाषा में अगर बात करूं तो मेरे पास एक सवाल आ जाएगा, हाँ समांतर श्रेणी इसमें कौन सा पद माइनस का 81, ठीक है। तो अब अपने को पता है, देखो हम ये सवाल आसानी से कर सकते हैं, मैं सिर्फ थोड़ी सी चीज बता रहा हूं कि a का मान कितना है इसमें 21 और d का मान कितना हो जाएगा 18 माइनस 21, यानी कि माइनस का 3। मैंने आपको समझाया घटते क्रम में है ना, तो 21 में से 18 ही माइनस कर मन में, और आगे क्या लगा दे माइनस, अगर तेरे को इतना नहीं हो पा रहा है तो। और उसके बाद a की वैल्यू निकाल ली, d की वैल्यू निकाल ली। अब अपने को कौन सा पद माइनस 81 है ये फाइंड आउट करना, यानी कि an का मान कितना दे रखा है माइनस का 81, यानी कि माइनस का 81। विच टर्म ऑफ द 80, 21, 18, 15 डॉट 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 इज माइनस का 81, तो माइनस का 81 ये an का फार्मूला है, तो an इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 81, ठीक है। तो a की वैल्यू 21, d की वैल्यू 18 माइनस 21 इक्वल टू कितना जाएगा माइनस का 3, an की वैल्यू माइनस का 81। अब अपने को an निकालने का सूत्र पता है, कौन सा है, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। तो यहां से वैल्यू बेटा पुट करूंगा मैं, ध्यान से देख इधर, तो an बराबर में कितना हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d, इसके साथ में रख दिया मैंने, यानी कि माइनस का 81 इक्वल्स टू a की वैल्यू 21 प्लस n की वैल्यू मुझे निकालना है, और d की वैल्यू क्या है मेरे पास माइनस का 3। कोई बुराई वाली बात। अब पहले क्या करूं, माइनस का 81 माइनस का 21 कर दूं,
और इधर क्या बचू माइनस का n-1 और माइनस का 3। ठीक, अब दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा 102। कितना आएगा माइनस का 102 इक्वल टू n-1 और इंटू माइनस का 3। कोई बुराई वाली बात, ये माइनस से ये माइनस कट गया, 3 इधर आ जाएगा रहा है। ठीक है, तो 3 इधर आ जाएगा। अब देखो इधर है, अब इसको 3 इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 102 को 3 से भागित करोगे तो कितना आएगा 34, 34 आएगा। तो यानी कि 34 इक्वल टू n-1 यानी कि n इक्वल टू 35, ये आपका आंसर आ गया। तो ये कौन सी टर्म है 35वीं टर्म। कौन सी टर्म है ये 35वीं टर्म। कोई बुराई वाली बात, ठीक है। अब देखेंगे इधर ध्यान से क्या कि सर विच टर्म ऑफ द 80 21 18 15 इज माइनस का 81, यानी कि n की वैल्यू कितनी लगा दी मैंने माइनस। तो ये दो क्वेश्चन हो गए सर, इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन हो गए सर, बहुत बढ़िया, यहां तक समझ में आ गई कहानी। अब 2 क्वेश्चन और हैं और आपको ये चैप्टर खत्म। ठीक है, मिलते जुलते 5 का पहाड़ा सबको आता है। अब 5 के पहाड़े में ऋणात्मक मान लेते हैं कि धनात्मक, धनात्मक लेते हैं। 5 का 5 5 दूनी 10 5 5 5 5 दूनी 10 5 दूनी 15, ऐसे सवाल रहते हैं। अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेरे को एक बात बताओ, छोटी से छोटी संख्या जो 5 से भागित हो जाएगी वो कितनी होगी 5। छोटी से छोटी संख्या which is divisible by 5 it is 5। छोटी से छोटी संख्या which is divisible by 6 it is 6, 6 होगी। छोटी से छोटी संख्या which is divisible यानी कि किससे भाग हो जाए 7 से, तो वो 7 ही होगी। और अगर मैं बोलूं 7 का पहाड़ा, तो 7 का पहाड़ा तो हम तो 10 तक बोलते हैं सर, है ना। 7 का टेबल बोलता हूं तो कितने तक बोलता हूं 10 तक। पर मैं बोलूं कि भैया प्रथम क्वेश्चन में ऐसा पूछ ले आपसे कि ऐसे प्रथम 10 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 5 से विभाज्य हो। मतलब 5 के पहाड़े में वो ऐसे 10 तक अपने को जोड़ना है। आई भाषा में, यानी कि अंग्रेजी में अगर बोलूं कि भैया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 5, है ना। तो अब अपने को पता चल गया फाइंड द, अंग्रेजी में लिख, हिंदी में तो मैं पहले हिंदी में बता दूं क्या कि ये करा हुआ है तुम्हारे पास ये सवाल। हिंदी में लिख लो, ऐसे प्रथम 10 धनात्मक पूर्णांकों का योग, ऐसे प्रथम 10 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 5 से विभाज्य हो, जो 5 से विभाज्य हो। अंग्रेजी में find the sum of first 10 positive integer divisible by 5, divisible by 5। अब देख इधर जाए, अब प्रथम पद क्या हो जाएगा 5, n का मान कितना हो जाएगा 10। दिमाग लगाना, जब मेरा सवाल है कितने निकालना है 10, तो n का मान कितना हो गया 10। प्रथम पद क्या हो जाएगा 5 और सार अंतर भी कितना निकलेगा 5 5 5 10 15 20 25 30 जो भी रामायण में तुम्हारे आने मेरी भाषा में। तो ऐसा सवाल आ जाए तो हम अपने को क्या निकालना है सम यानी कि योग निकालना। तो योग का सूत्र ये बनता Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n-1d। Sn बराबर, इधर देखो, Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n-1d। यहां तक कहानी समझ में आ गई। अब इसके बाद सबसे पहले a का मान तो किससे डिविजिबल है वही आ जाएगा, किससे भागित है विभाज्य हो, बोला 5 से विभाज्य हो यानी कि 5 से डिविजिबल हो। तो a का मान तो सीधा वही का वही उठा के लिखते हैं। कितने निकालना है फर्स्ट 10, तो n की वैल्यू कितनी जाएगी 10, n की वैल्यू कितनी जाएगी 10 और डिविजिबल बाय 5 यानी कि d की वैल्यू कितनी जाएगी अगेन 5। भाई 5 का अंतर आएगा ना, तो 5 5 से अंतर है। अब यहां पर
SN का मान रख दो और हमारा आंसर निकाल लो। अब SN का मान रखूंगा मैं तो इसका हल आ जाएगा 275 आएगा इसका मान। इसको सॉल्व कर लेना। n की वैल्यू 10 10 बटे 2 5, a की वैल्यू 5 5 टू 10 प्लस 45 55 55 into 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 275। आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद इसका मिलता जुलता क्वेश्चन परीक्षा में आ जाए। क्या सर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि भैया कैसे 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य। ऐसे 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। तो प्रथम पद क्या आ जाएगा 6, n का मान कितना आ जाएगा 40, d का मान कितना हो जाएगा 6 और सूत्र कौन सा लग जाएगा सर ये वाला। तब अगर मैं अंग्रेजी में क्वेश्चन लिखूं कि भैया एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन कि भैया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स divisible by 6. Find the sum of first 40 integers divisible by 6. यहाँ तक आंसर में आ गए। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन है अपना फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 इंटीजर। तो यहाँ पर n का मान सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिखूं मैं। अब सॉल्यूशन में देख बच्चा क्या हो जाएगा। फर्स्ट 40 है तो n का वैल्यू कितनी जाएगी 40 डिवीजन बाय 6 तो a का मान कितना आ जाएगा 6 और d का मान कितना आ जाएगा 6। फॉर्मूला ये वाला है और ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ये दो में से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। फॉर्मूला कौन सा ये वाला है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूं अगर कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, a की वैल्यू कितनी आएगी 6। फॉर्मूला ये रहा n by 2 2a plus n minus 1 d। ये सवाल आएगा परीक्षा। ठीक है, तो ये है हमारे 5 चैप्टर पूरे ईमानदारी से समझा दिए हैं। ठीक है, हमारा चैप्टर नंबर एरिया रिलेटेड टू सर्कल और हिंदी वालों के लिए तो बहुलक वाला भी सवाल ऑलरेडी मैंने वीडियो बना चुके हैं। बहुलक का सवाल बना चुका है और उसके बाद अपना वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का सवाल मतलब सारे सवाल करवा चुका हूं। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये वाला पोर्शन पूरा 1 से लेकर 5 चैप्टर तक हो गया। और उसके बाद आपको 10th के बाद जो 11th चैप्टर है आपका वो भी मेरी वीडियो में वहां पे मिल जाएगा। उसको भी देख लेना। तुमको सारे पता समझ में आए, ये सारी चीजें याद हो गई। ठीक है, यहाँ पर ये डी कौन सा है सामांतर, इसको अपन विभक्ति का ना समझे। ठीक है बच्चों, ठीक है, अब अपन थोड़ी देर बात करते हैं। चलो अब हमारा जो अगले चैप्टर्स हैं वो चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 है। अभी तक जो चैप्टर मैंने तुमको बताया पूरे डिटेल में बता दिए थे विद सॉल्यूशन। अब मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, आपके पास सॉल्यूशन लिखे होंगे। ठीक है, अब इधर देख ध्यान से। चैप्टर नंबर 6 में सबसे पहले आता है कंडीशन ऑफ सिमिलरिटी। ट्रायंगल चैप्टर है हमारा, जिसमें हम बात करूंगा मैं समरूपता की कसौटियां। तो हिंदी में अगर बात करें तो 2-3 कसौटियां हैं, एसएसएस कसौटी, एसएएस कसौटी। ठीक है, उसके बाद थेस की प्रमेय स्टेटमेंट और उसका प्रूफ, या जिसको हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक, यानी कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ठीक है, अब उसके बाद आता है सभी ऑब्जेक्टिव के लिए सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। दैट मींस ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल। सभी वृत्त समरूप होते हैं। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, पर रेक्टेंगल सिमिलर नहीं होते हैं, मतलब आयत सिमिलर नहीं होते हैं। सिर्फ क्या होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट सिमिलर। ठीक है, उसके बाद ये डायग्राम आपको दिख रहा है,
कि ये D समांतर है BC के, यानी कि D पैरेलल है BC के, तो फाइंड AD। इस टाइप से जब भी सवाल आ जाए तो आपको हल कैसे करना है कि सर AD बटे में DB, AD बटे में DB इक्वल्स टू AE बटे में PC होता है। ये कैसे पता चला आपने को? थेल्स प्रमेय से, और ये सवाल आसानी से आप इजीली कर सकते हो। अगला सवाल है कि ये जो चित्र बना हुआ है उसके अंदर ODC यानी कि ODC ये वाला ट्रायंगल OBA ये दोनों आपस में सिमिलर है, और सिमिलर होने के बाद यानी कि ये कैसे है? समरूप है, और समरूप होने के बाद BDC का मान देखो ध्यान से, BDC ये वाला एंगल कितना दे रखा है आपने को? सॉरी BOC ये BO है, ये BOC ये मान कितना है? 125 डिग्री। उसके बाद अंदर तुम्हारे पास क्या दे रखा है? CD और B कितनी वैल्यू दे रखी है? 70 डिग्री। ये क्या है? CD और B कितनी वैल्यू दे रखी है अपने को? 70 डिग्री। तो फाइंड एंगल OAB। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अगला बस इतना ही करना है इस चैप्टर में, सर इतना कर लो बहुत है, कराने को बहुत सारा है लेकिन अब आपके पास समय इतना नहीं है, ये 2 सवाल करना है और ये सारी चीजें अपने को पढ़ना है। इंपॉर्टेंट फिर बोल रहा हूं मैं, ये 2 कंडीशन आ जाएगी, सीधी भोली भाली, और ये थेल्स प्रमेय का क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, अब अगला चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। शुद्ध हिंदी में बात करें तो निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, अब इस चैप्टर को अगर मैं ध्यान से देखूं तो सबसे बड़ा चैप्टर क्वेश्चन पूछता है ओरिजिन का कोऑर्डिनेट। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? 0,0। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? 0,0। अगर मेरी बात समझे ध्यान से, अगर मैं बोलूं x एक्सिस पे जो पॉइंट है, x एक्सिस पे जो पॉइंट है और y एक्सिस पे जो पॉइंट है, तो x एक्सिस पे जो पॉइंट रहेगा वो उसकी y एक्सिस से दूरी कहलाएगा, और y एक्सिस पे जो पॉइंट कहलाएगा वो उसकी x एक्सिस से डिस्टेंस कहलाएगा। उल्टा चलता है इसके अंदर। अगर आपसे पूछ लिया क्या जाए कि 2,3, मैं बोलूं कि भैया इस पॉइंट की y एक्सिस से दूरी तो 2 और x एक्सिस से दूरी तो आप क्या बताओगे? 3। आई बात समझ में? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। क्या पूछेगा कि इफ अ पॉइंट इज गिवन देन द x कोऑर्डिनेट, जो x वाला है वो उसकी y से डिस्टेंस कहलाता है, और जो y वाला है वो उसके x से डिस्टेंस कहलाता है। x और y क्या है? 2 एक्सिस है। ठीक है, और मूल पॉइंट यानी कि मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन तुम्हारा क्या कहलाएगा? 0,0। भैया सुन लेना ध्यान से, परीक्षा में सवाल आएगा। अब ऐसा अगर सवाल आ जाए कि भैया डिस्टेंस का कोई एक पॉइंट है जिसका ओरिजिन से दूरी का सूत्र क्या होता है? दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? √x² + y²। ठीक है, एक पॉइंट दे देगा या आपको 0,0 और दोनों के बीच के डिस्टेंस निकालने के लिए दे देगा। आगे बात करूंगा कि मध्य बिंदु के निर्देशांक। अगर सपोज कोई एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी और इसके पॉइंट के बीच में सी, ये इसके मिड में है ना। जैसे फॉर एग्जांपल करूं सर्कल वाला केस, सर्कल के जो डायमीटर का जो पॉइंट रहता है ना, एग्जाम में इन 2 क्वेश्चनों के अलावा वो इंपॉर्टेंट सवाल है कौन सा? वो सर्कल वाला जिसमें ये बीच में एक पॉइंट यहां आएगा, एक पॉइंट यहां आएगा, और आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। सर्कल वाला क्वेश्चन। अरे मेरी बात ज्यादा समझ में, मैं फिर कह रहा हूं ये सर्कल वाला क्वेश्चन आएगा। इफ द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल, इफ द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ द सर्कल, यहां पे 2 पॉइंट दे देगा वो आपको, और इसके पॉइंट निकालना पड़ेंगे। तो ये वही मध्य बिंदु का कांसेप्ट लगेगा, यानी कि मिड पॉइंट का कांसेप्ट लगेगा, जिसमें x1 + x2/2 y1 + y2/2। इंपॉर्टेंट सवाल है ये क्वेश्चन नंबर 3 आपकी एनसीईआरटी का, वो डायमीटर वाला एंड वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। आगे मेरी बात करते हैं, अभी आपको सिर्फ क्वेश्चंस बताते जा रहा हूं। फिर कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट x1 + x2/2 y1 + y2/2 आधा करना है। सबसे बड़ी बात, आपको कोई सा भी सवाल आए दूरी का सूत्र आपको करना है, डिस्टेंस फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, x√x2 - x1 का स्क्वायर + y2 - y1 का स्क्वायर। सर ये डिस्टेंस फार्मूला हमने लिख लिया, तो हमको आप एक काम करो, क्वेश्चंस भी बता दो। ठीक है, तो इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन आ जाएंगे एक्सरसाइज 7.1 के। पहला क्वेश्चन आता है 2,3, 4,1।
कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालो। ठीक है, निकाल सकते हो आराम से फॉर्मूला वैल्यू उपयोग करके। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन बनता है यहां से a b माइनस का a माइनस b, इसका बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो। फिर थर्ड क्वेश्चन बनता है अपना, इसके यहां ऊपर लिख देता हूं, माइनस का 5 7 माइनस का 1 और 3। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ये तीन क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 के, इनके बीच का क्वेश्चन आएगा, यहां पर आएगा, यहां पर इसको डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए वो बोलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने क्वेश्चन आ गए। अब ये क्वेश्चन ये वही है, ये आपके पास लिखा हुआ है कि y का मान निकालना है जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है 10 यूनिट। इसका सवाल है, तो y का मान यहां पर आपको पता है कितना निकलता है, 3 निकलता है ना। और उसके बाद ये दो 4 पॉइंट दे रखे समांतर चतुर्भुज के या वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम के समांतर चतुर्भुज के क्रम में अपने को 4 पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, तो अपने को किसका मान निकालना है, p का मान निकालना है, जिसका उत्तर 7 निकल के आता है ना। जिसका उत्तर कितना निकल के आता है, 7 निकल के आएगा। आप क्वेश्चन कर लेना कि इफ द पॉइंट्स a b c d, यानी कि अगर कोई पॉइंट दे रखे 4 जो समांतर चतुर्भुज के पॉइंट्स है, तो उनको क्रम में रखा गया है, तो आपको क्या निकालना है, p का मान निकालना है। तो p का मान निकालने के लिए हमको पता है कि भैया डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा दूंगा और वहां से मैं किसका वैल्यू निकाल लूंगा, p की वैल्यू निकाल लूंगा, और साथ में डायमीटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हमारा ये चैप्टर हो गया, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7। ठीक है, इसको उतार लो। चलिए, अब अगला जो पार्ट है तुम्हारा, क्या नाम क्या है, त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री। अब इसके लिए अपने को पता है ये मैच द कॉलम में या जोड़ी मिलाओ में इसके क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव में। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कि भैया लास्ट पिछले 5 साल के मैच द कॉलम देखना है। आपके पास 20, 21, 22, 23 और 24 के जो प्रश्न पत्र हैं वो डाल चुका हूं मैं, आपके पास होगी, परीक्षा बोर्ड में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। वहां से आपको लास्ट 5 ईयर के मैच द कॉलम उठा के देखना है ना। फिर भी और दो क्वेश्चन आप लोग को करना है कि sin a का मान 3/4 है, तो tan a का मान निकालिए, है ना, या cos a का मान निकालिए। इस तरह से सवाल आएगा। कभी कभी पूछ लेगा कि tan a का मान 3/4 है या 4/3, वो वाला क्वेश्चन भी पर एग्जाम में आप लोगों को sin a का मान 3/4 देन फाइंड द tan a, सीधा सीधा सवाल है। अगला इसमें आप मान रख के हल कर सकते हो और नहीं तो मान रख के ही आपको हल करना। ठीक है, अब आगे ये 3 सूत्र हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। ये आइडेंटिटीज है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर थीटा के बराबर। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर रहेगा, cos स्क्वायर थीटा। सर इस चैप्टर में ये 2 ही क्वेश्चन करेंगे, हां 2 ही क्वेश्चन करेंगे बस। और उसके बाद 5 साल के अपने को क्या करना है, मैच द कॉलम। tan 45 डिग्री की वैल्यू बार-बार पूछी गई है, कितनी वैल्यू होती है 1। बाकी सबकी वो चार्ट बना लेना, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। फिर उसको उल्टा मार देना, फिर उसको डिवाइड कर देना, तो sin cos और tan के 3 की वैल्यू अपने को पता चल जाएगी। ये फार्मूला होता है tan a का फार्मूला sin a by cos a। एक ही जगह पर वो थीटा भी लिख सकता है, tan थीटा, है ना। उसके बाद cot a की वैल्यू cos a by sin a, 1/tan a की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, cot a के बराबर हो जाएगी। 1/sec a की वैल्यू cos a और 1/sin a की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos a। इतनी चीजें ज्यादा मैं नहीं बता रहा हूं, बच्चों को पहले यह लगता है ट्रिग्नोमेट्री के नाम से सपाटा आ जाता है उसको। इधर देख, ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 में सबसे पहले दृष्टि रेखा की परिभाषा 1 नंबर में पूछेगा, या जिसको अंग्रेजी में कहेंगे लाइन ऑफ साइट, है ना। दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए। अगला एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि उन्नयन कोण और अपनयन कोण हिंदी में बोला जाता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की परिभाषा। अब ऐसा सवाल आ जाएगा भाई 3 मीटर ऊंचाई और 3 मीटर की उसकी परछाई बन रही है, तो कोण का मान कितना होगा, तो कोण का मान बेटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1। tan 45 डिग्री का मान कितना हो जाता है 1 हो जाता है। फिर ये 2 सवाल हैं आपको दिख रहे हैं, हिंदी में आने आने से पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन से छूने लगता है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु से पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
इसको अंग्रेजी में वही अ ट्री ब्रेक डाउन ड्यू टू स्टॉर्म और फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके अथवा में, इसके और में ये दो ही क्वेश्चन आपको करना है जो आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं और मिलेंगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. ये क्वेश्चंस आपको आसानी से करने को मिल जाएंगे, देखने को परीक्षा में मिल जाएंगे। ये मेरे चैप्टर नंबर 9 तक की कहानी है। अब मैं आपको चैप्टर नंबर 10 तक करवाता हूँ। उसके बाद हमारे पास हिंदी मीडियम वालों के लिए एक वीडियो डली हुई है, मध्य वापिस बता रहा हूँ, मूलक वाली और वृत्त संबंधित क्षेत्रफल वाली। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब इसके बाद ये चैप्टर यहां तक अपन हम फिनिश करते हैं। एक शॉर्ट वीडियो शाम तक और डाल दूंगा जिसमें मैं आप लोगों को ये इसके नेक्स्ट पार्ट में सारी चीजें बता दूंगा। ठीक है।